हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल बीट द नीट। एंड कैसे बच्चों आप सब लोग? आई होप कि आप लोग अब बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। अब आप लोगों के पास में नीट का सिलेबस है जो आप लोगों को पता चल चुका है कि अब आप लोगों को ओल्ड एनसीईआरटी पे फोकस करना है या न्यू एनसीईआरटी पे फोकस करना है। तो एनसीईआरटी की ऑडियो बुक्स तो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ, और जो आपकी पहले की बनी हुई ऑडियो बुक्स है वो काफी पुरानी हो गई, तो मैंने उनको सुना, मुझे काफी चीजें डिफर लग रही थी जो भी करंट में बन रही है, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं आप लोगों को सारे चैप्टर्स की नई ऑडियो बुक प्रोवाइड कर दूंगी। जिन चैप्टर में चेंजेस हो गए हैं क्लास 11th एंड क्लास 12th के, वो मैंने ऑलरेडी एनसीईआरटी ऑडियो बुक आप लोगों के लिए बना दी है, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों के लिए बना दी है। तो आप लोग वो मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, मैंने लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। एंड ये जो मैं करने जा रही हूँ ये है एनसीईआरटी हाइलाइट्स। तो स्टार्ट हम इसको कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से, क्योंकि आपका फर्स्ट चैप्टर जो है क्लास 12th का वो रिमूव हो चुका है। देखिए, जब आपका दिसंबर में बुकलेट आएगा ना फॉर्म के टाइम पे, तो एक्चुअल कंडीशन तो तब पता चलेगी, लेकिन फिर भी एनएमसी ने जो आप लोगों के पास में सिलेबस का पीडीएफ आप सभी ने देखा होगा, तो उसमें जो चीज़ें क्लियर हो रही है उसके हिसाब से हमें हम नई एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। क्लास 11 के लिए मैंने आप लोगों को सजेस्ट की थी ओल्ड एनसीईआरटी, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे थे जो न्यू में नहीं है लेकिन वहाँ सिलेबस में मेंशन थे। ठीक है, तो फाइनल चीज़ तो तभी क्लियर होगी, लेकिन तब तक हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ में करने जा रही हूँ एनसीईआरटी हाइलाइट्स। ये आप लोगों को सारी इंपॉर्टेंट लाइन मैंने पहले से ही हाईलाइट करके रख दी है, इनको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, ताकि आप लोगों का हर एक लाइन, जितनी भी लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में, चैप्टर 2 क्लास 12th में, तो आप लोगों को उसकी हर एक चीज क्लियर हो जाए। साथ ही साथ में इसमें मैं एक एडिशनल चीज आप लोगों को दे रही हूँ, वो है आपके क्वेश्चंस। जब मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी इस चैप्टर को, एंड देन आफ्टर मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी, क्योंकि मैं बीच बीच में आप लोगों को बताते चलूंगी कि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो डेफिनेटली जब आप उन चीजों को देखेंगे, डायरेक्टली आप देखेंगे कि क्वेश्चंस यहाँ से उठ करके इस तरह से आए हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि ये चैप्टर आपका जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट एग्जाम के लिए। इसमें से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, और कुछ टॉपिक तो इसमें ऐसे है ना कि वो टॉपिक एक तरफ होता है और बाकी का पूरा चैप्टर एक तरफ होता है, तो हमें फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पे, तो इसलिए हम लोग इसको आज शुरू करने जा रहे हैं। देखते हैं आपका रिस्पॉन्स इसमें कैसा रहता है। अगर आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा तो मैं फटाफट आप लोगों को सारे चैप्टर्स की एनसीईआरटी हाइलाइट्स प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि जितनी भी यूट्यूब पर पड़ी हुई है उनमें से कोई भी अभी आपकी रिसेंट की नहीं है, तो इसीलिए मैं न्यू एनसीईआरटी के ही पीडीएफ में आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि आपके आगे आने वाले सालों में भी, जो बच्चे अभी 11th में हैं, आगे चल कर 12th में आएंगे और फिर उसके बाद फिर आगे चल करके तैयारी करेंगे, तो उस टाइम पे भी उनके काम आएगी। तो ये लंबे समय तक आपके पास में रहने वाली, इसलिए मैंने न्यू एनसीईआरटी का पीडीएफ ही उठाया है। तो आज चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बातें नहीं करते हैं। तो जो बच्चे नए हैं चैनल पे, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, और अगर आप लोगों को लगे कि ये वीडियोस आपकी हेल्प कर रहे हैं तो इसे लाइक कीजिएगा। बाकी शुरू करते हैं। सो आपका जो पहला पैराग्राफ है बेटा, इस पूरे पहले पैराग्राफ में आपके लिए सिर्फ एक लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, दैट इज द ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब भी कभी फ्लावरिंग प्लांट्स की बात हो रही है तो ध्यान रखिए, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स की, क्योंकि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट आपको अपने चारों तरफ दिखाई देते हैं, ठीक है, दे ऑल आर एंजियोस्पर्म। ठीक, और फ्लावरिंग प्लांट जितने होते हैं उनमें ही आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। करेक्ट, तो इस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ एक यही लाइन इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं सेकंड पैराग्राफ जो है आपका, फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। तो इसमें मैं आप लोगों को दिखाती हूँ फ्लावर का स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर है हमारा फ्लावर का। हम सारी चीजें फ्लावर में जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट है जो आप लोग आगे पैराग्राफ में पढ़ेंगे उसको हम लोग यहीं पे नोट कर लेंगे, ताकि आप लोग जब अपनी एनसीईआरटी को रिवाइज करेंगे तो आपको पता होगा कि कहाँ पे सारी चीजें हैं। डिटेल में डेफिनेटली हम तब पढ़ेंगे, लेकिन जितने भी मेन पॉइंट्स है, मेन नेम्स हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करने वाले। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो आपका एंजियोस्पर्मिक फ्लावर होता है दैट इज हैविंग द 4 होल्स। कौन कौन से 4 होल्स होते हैं? 4 होल्स का मतलब क्या हुआ? 4 लेयर उसमें है, मौजूद हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला है आपका दैट इज द कैलिक्स, दूसरा है आपका कोरोला, एंड थर्ड है आपका एंड्रोशियम, एंड फोर्थ है बेटा आपका गाइनोशियम। ठीक, कैलिक्स जो होता है जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं दैट इज नोन एज द सेपल्स। कोरोला जो होता है इसका नाम होता है पेटल्स, एंड जो एंड्रोशियम होता है ये आपका होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या फिर आप इसको स्टेमन भी कह सकते हैं। एंड जो गाइनोशियम होता है ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसको हम पिस्टिल के नाम से भी जानते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे सेपल्स के बारे में। सेपल्स आपको अगर याद हो, आप लोगों ने रोज बड तो सबने ही देखी होगी, तो आपने देखा होगा कि वो ऐसे ग्रीन कलर की लीव्स में छोटी छोटी सी उसमें कवर्ड होती है। तो मेनली इसका काम क्या है सेपल्स का? सेपल्स का मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, यानी कि ये बर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि
क्योंकि अगर प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करेगी और प्रोटेक्ट नहीं करेगी तो क्या होगा, वो डैमेज हो सकता है, और अगर डैमेज हो सकता है तो ये एक मॉडिफाइड स्टेम होता है फ्लावर ना, तो यानी कि उसके आगे की प्रोजेनी नहीं आ पाएगी, तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है दैट इज द प्रोटेक्शन। दूसरा है आपके ये होते हैं कोरोला। कोरोला यानी कि आप इसको कह सकते हैं पेटल्स, अनदर नेम। तो पेटल्स जो होते हैं हमेशा आपने नोटिस किया होगा कि ये होते हैं आपके ब्राइट कलर के। ब्राइट कलर क्यों होता है इनका, इसलिए होता है ताकि ये पोलिनेटिंग एजेंट्स को अट्रैक्ट कर सके, सो दैट दे कैन अट्रैक्ट द पोलिनेटिंग एजेंट्स। क्योंकि अगर पोलिनेटिंग एजेंट्स नहीं आएंगे, ठीक, आपके इंसेक्ट्स नहीं आएंगे वहां पर, तो पॉलिनेशन की प्रोसेस कैसे हो पाएगी। तो इसलिए यहाँ पर ये कैसे होते हैं, ये बेहद ही ब्राइट कलर के होंगे, इसीलिए तो हमें फ्लावर सुंदर लगते हैं क्योंकि उनके कलर्स बहुत अच्छे होते हैं। देन आफ्टर आपका आता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बेटा ये देखो, मैं यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ, ये पार्ट जो आपको दिख रहा है ना, ये लॉन्ग, सो ये पार्ट होता है बेटा आपका फिलामेंट, करेक्ट। दिस पार्ट इज नोन एज फिलामेंट, एंड जो ऊपर आपको ये लोब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये होता है आपका एंथर। दिस पार्ट इज नोन एज एंथर। अच्छा, एंथर कैसा होता है बेटा, एंथर जो होता है वो आपका बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड से यहाँ पे क्या मतलब है, इसमें दो लोब्स पाए जा रहे हैं, ठीक, कुछ इस तरह से दिख रहा होता है, ठीक है, ये होता है आपका बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। जब इसको आप क्रॉस सेक्शन इसको कट कर देंगे, अगर ये एंथर इसको आप इस तरह से कट कर देंगे तो आपको ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये भी आपको आगे आएगा डायग्राम, लेकिन यहाँ पे मैं एक बार ड्रॉ कर दे रही हूँ। ये बने होते हैं इसके अंदर थीका, ठीक, यानी कि कितने थीका मैंने ड्रॉ किए, 1 2 3 4, इसमें होते हैं 4 थीका। हर एक लोब में होते हैं 2 थीका, इसलिए इसको कहा जाता है डाइथीकस। डाइथीकस, करेक्ट। यानी कि एंथर जो है जिसमें आपके पोलन ग्रेन मौजूद हैं, दैट इज द डाइथीकस एंड इट इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर एंड ईच थीका विल डेवलप इनटू द माइक्रोस्पोरेंजियम। वो किसमें जाकर के डेवलप होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी कि पोलन सैक, जहां पर आपके पोलन ग्रेन्स फर्दर बनेंगे, ठीक। तो ये पार्ट तो हो गया हमारा। फिर उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों ने और सुनी होगी, यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि आपका जो फिलामेंट है वो थैलेमस से अटैच होता है, ठीक। सपोज दैट दिस इज थैलेमस एंड दिस इज द फिलामेंट, ये फिलामेंट है जो यहाँ पे थैलेमस से अटैच है, ठीक। तो ये वाला एंड क्या है, थैलेमस के पास में है। जो दूसरा एंड है यहाँ पे जहाँ पे एंथर मौजूद है वो क्या है आपका, दूर है। तो दूर वाले के लिए क्या यूज करते हैं टर्म, डिस्टल। पास वाले के लिए क्या टर्म यूज करते हैं, प्रॉक्सिमल। तो जो पोर्शन आपका यानी कि ये वाला एंड थैलेमस के जो पास है, दैट एंड इज नोन एज प्रॉक्सिमल एंड। उसको क्या कहा जाता है, प्रॉक्सिमल एंड। याद करना बहुत आसान है, पी से पास होता है, पी से ही प्रॉक्सिमल होता है। तो किसके पास है, मेनली थैलेमस के, ठीक। यहाँ पे ये वाला एंड जो है आपका, दैट इज द डिजिटल एंड, यानी कि डी से डिजिटल, डी से दूर। तो ये बात हो गई आपकी एंथर के बारे में। अब आते हैं हम ओवरी की तरफ। तो ओवरी देखो बेटा इसमें कैसी आपको दिखाई दे रही है, इसमें ओवरी आपको देखिए नीचे की तरफ है, यानी कि एंथर जो है वो आपके ऊपर है और ये थैलेमस में नीचे की तरफ है, ठीक। तो यहाँ पे ओवरी आपकी किस टाइप की प्रेजेंट है, दैट इज द इंफीरियर ओवरी। सुपीरियर होती तो क्या होता, ऊपर होता। 11th में सबने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है रिवाइज करिए। एंड एपिगाइनस कंडीशन होती है बेटा, ये ओवरी के अंदर ही आपके क्या मौजूद होते हैं, इसके अंदर ही आपको मिलेंगे ओव्यूल्स, ठीक है। ओव्यूल्स मिलेंगे, वहीं पे आपका जो है मेन रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो है, आपका मेन फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो वहां पे ही परफॉर्म होगी। तो यहाँ पे अगर आप फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, इसका अनदर नेम लिखते हैं, वो क्या होता है बेटा, पिस्टिल होता है। कैसी होती है मैंने आपको बता दिया, इंफीरियर होती है एंड एपिगाइनस कंडीशन होती है, ठीक। इसके 3 मेन पार्ट होते हैं, दैट इज द स्टिग्मा, दूसरा होता है स्टाइल, एंड जो थर्ड पार्ट होता है बेटा दैट इज द ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, राइट। तो यहाँ पे स्टिग्मा आपको दिख रहा होगा, ये जो आपको ऊपर बीच में देखिए ये प्लेटफॉर्म लाइक स्ट्रक्चर जो है, जहां पर ये सपोज दैट स्टिग्मा है, ठीक, ये स्टिग्मा है, राइट। स्टिग्मा जो है यहाँ पे क्या होगा, आपके जितने भी पोलन ग्रेन्स होंगे वो आकर के लैंड करेंगे। नीचे जो आपको ये हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज नोन एज द स्टाइल। और इसी के नीचे आपकी क्या अवेलेबल होती है, इस तरह से स्वलन पार्ट होता है, दैट इज नोन एज द ओवरी। तो यहाँ पे ये देखिए, ये पोर्शन क्या है आपका, स्टिग्मा है। ये जो आपको हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दैट इज द
स्टाइल, एंड ये देखिए आपका नीचे जो स्वेलन पार्ट है दैट इज द ओवरी। इसी के अंदर आपके क्या मौजूद है, ओव्यूल। तो आपने आई होप कि ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें लिख ली होंगी डायग्राम में ही। आगे बढ़ते हैं। फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड द साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर्स ही ऐसे होते हैं बेटा जहां पर सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है, यानी कि ये मॉडिफाइड स्टेम होते हैं। आप सभी को ये चीज पता होगी, नहीं पता है तो भी लिख लीजिए कि फ्लावर्स आर द मॉडिफाइड स्टेम। और ये मॉडिफिकेशन क्यों हुआ, ताकि वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म किया जा सके। आगे आपके देखिए इसमें यहाँ पे एक नीचे लाइन दी हुई है, Androecium consists of a holes of a stamen representing the male reproductive organ and gynoecium represent the female reproductive organ. Androecium जो होता है वो आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि स्टेमन होता है जिसके दो पार्ट होते हैं, एक एंथर एक फिलामेंट, ठीक। जो गाइनोशियम होता है वो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, एंड इसके तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है, ये आपको याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका आता है टॉपिक दैट इज द 1.2.1 स्टेमन माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन, यानी कि यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। देखो सबसे पहला काम क्या होता है, गैमीट्स का बनना ही होता है ना, तो यानी कि मेल गैमीट्स का बनना एंड फीमेल गैमीट्स का बनना। तो यहाँ पे जो आपका माइक्रोस्पोरेंजियम है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड जो मेगास्पोरेंजियम होता है वो आपका फीमेल के लिए होता है टर्म यूज। तो यहाँ पे देखो जो इंपॉर्टेंट लाइन है, two parts of a typical stamen, the long and slender stalk called the filament and the terminal generally bilobed structure called the anther. The proximal end of the filament is attached to the thalamus and the petal of the flower. ठीक है, यही चीज मैंने आपको बताई थी ना, आपका जो ये थैलमस है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द थैलमस। यहाँ पे आपका होता है प्रॉक्सिमल एंड जो इससे अटैच होता है, एंड ये वाला एंड जो होता है आपका दैट इज द डिस्टल एंड, जो कि दूर होता है, ठीक है। ये एंथर जो है बेटा आपका ये कैसा है, बाइलोब्ड है, एंड मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि ये डाइथिकस होता है, ठीक। यहाँ पे इसके बाद में क्या लिखा है, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड एंड ईच लोब हैविंग टू थीका दे आर डाइथिकस। यही स्ट्रक्चर तो मैंने ड्रॉ किया था ना, अभी जो मैंने ड्रॉ किया था स्ट्रक्चर वो यही तो था, कुछ इस तरह का मैंने आपको याद है ड्रॉ किया था ना, राइट। ये जो है हर एक, यानी कि एक लोब तो ये हो गया, एक लोब ये हो गया, एक ये लोब हो गया, ठीक। हर एक लोब में कितने थीका हो गए, दो थीका हो गए, यानी कि टोटल हमारे पास में कितने थीका हो रहे हैं, दैट इज हैविंग द 4 थीका। यानी कि कितने माइक्रोस्पोरेंजियम बनेंगे, यहाँ पर बनेंगे 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसके अंदर फिर माइक्रोस्पोरेंजियोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, यानी कि फाइनली आपके जो पोलन ग्रेन्स है वो बनेंगे, एंड लास्ट में ये कन्वर्ट हो जाते हैं पोलन सैक में। जब इसमें फर्दर डिवीजन स्टार्ट हो जाता है देन एट दैट टाइम वी से इट पोलन सैक, यानी कि ऐसा सैक जो आपके पोलन ग्रेन्स को स्टोर कर रहा है। आगे पढ़ते हैं, बीच में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम में देखिए, it is generally surrounded by 4 wall layers that is the epidermis, endothelium, middle layers and the tapetum layer। देखो यहाँ पे देखो, ये एक मैं एक थीका ड्रॉ कर रही हूँ, इस एक थीका में आपके पास में एक लेयर ये हो गई बेटा, फर्स्ट लेयर जो है आपकी वो ये है, ठीक है। फर्स्ट लेयर को देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया है दैट इज द एपिडर्मिस। इस लेयर को क्या कहा गया है, एपिडर्मिस। पीछे दिया है डायग्राम, लेकिन मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दे रही हूँ ताकि आपको ये याद रहे। दूसरी लेयर जो है बेटा आपकी यहाँ पे वो इस तरह से है, एंड दैट लेयर इज नोन एज द एंडोथीसियम, ठीक है। इसके बाद अंदर आपको दूसरी लेयर है इसके नीचे, और वो लेयर कहलाती है बेटा आपकी मिडिल लेयर, और ये मल्टी लेयर होती है, ठीक है, एक नहीं होती है, इसमें कई सारी लेयर होती हैं। सो दैट इज द मिडिल लेयर, इसको कहते हैं मिडिल लेयर, ठीक। और फिर इसके बाद में लास्ट में जो हमारी लेयर होती है, इस लेयर को कहते हैं हम टैपेटम। पिरामिडल टाइप की शेप होता है इनकी सेल्स का, एंड ये मल्टी न्यूक्लियल होती है। तो ये वाली लेयर जो होती है दैट लेयर इज नोन एज द टैपेटम। सुंदर तो डायग्राम बिल्कुल बन ही नहीं सकता लास्ट मोमेंट पे, ठीक है। तो ये मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं, एंड ये एक एंजाइम को रिलीज करती हैं, वो एंजाइम आपका होता है कैलेज, ठीक है। कैलेज का क्या फंक्शन है अभी हम आगे पढ़ेंगे।
टैपेटम जो होती हैं, जैसे कि आपके आप अगर जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ेंगे ह्यूमंस में, तो आपको पता है ना कि वहां पर जो आपकी सेल्स ऑफ सर्टोली सेल्स होती है ना, वो आपको क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है स्पर्म को। ठीक इसी तरह से ये सेल्स जो होती हैं टैपेटम सेल्स, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है, मल्टी न्यूक्लिएट होती है। एग्जाम में क्वेश्चन इससे भर भर के आते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सा एंजाइम रिलीज करती हैं, कैलेज एंजाइम रिलीज करती हैं। चलो एक हिंट दे देती हूँ, कैलेज का क्या काम होता है, क्योंकि जब आपके पोलन ग्रेन्स बनते हैं ना बेटा, तो पोलन ग्रेन्स कुछ इस तरह से बनते हैं, सॉरी यहाँ पे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। इस तरह से आपके ये पोलन ग्रेन होता है। ठीक है, ये हो गई, ये एक ये हो गई, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक इसके पीछे है। ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। एंड इसमें जो आपके हैं ये आपस में एक टिश्यू से ऐड होते हैं, कैलोज से ऐड होते हैं। एंड दैट कैलोज को वी हैव टू डिसॉल्व। उसको कैसे डिसॉल्व करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम कैलेज। जब ये कैलेज उस पर फंक्शन करेगा, वो कैलोज को डिसॉल्व कर देगा, उसी के बाद ही हमारे जो पोलन ग्रेन है वो चारों क्या होंगे, फ्री हो पाएंगे। ठीक है, एन 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 एन, करेक्ट इट इज। तो ये था हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स, द एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड द टैपेटम। ठीक, द आउटर 3 वॉल लेयर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ द एंथर। अब एक ये वर्ड आया डेहिसेंस। डेहिसेंस का मतलब क्या होता है, ओपन होकर के वहां से झड़ना। वहां से जब तक पोलन ग्रेन्स झड़ेंगे नहीं ना, तो कैसे ही आपके पॉलिनेशन की प्रोसेस हो पाएगी। तो ये जो 3 लेयर होती हैं, ये जो आपकी आउटर 3 लेयर है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड आपकी जो मिडिल लेयर है, ये इसको क्या प्रोवाइड करती हैं, ये प्रोवाइड करती हैं प्रोटेक्शन। और क्या काम करती हैं, ये हेल्प करती हैं डेहिसेंस में, यानी कि पोलन ग्रेन के झड़ने में ये इसकी हेल्प करती हैं। ठीक, ये देखिए यहाँ पे ये लाइन आपको दिख रही है ना, पोलन ग्रेन यहाँ से आपके ओपन हो जाएगा और ये यहाँ से फ्री हो जाएंगे। जब तक डेहिसेंस नहीं होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं आप झड़ना। ठीक, एंड फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है आपका, द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज द टैपेटम, इट नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। $1 मिलियन लाइन है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से अंडरलाइन कर लो। सेल्स ऑफ द टैपेटम पोजेसेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। कैसी कंडीशन होती है इसकी, मल्टी न्यूक्लिएट होती है। कैसी होती है, टैपेटम आपकी बेटा मल्टी न्यूक्लिएट होती है, और इसका साइटोप्लाज्म कैसा होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। क्या प्रोवाइड करती हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, एंड ये काफी पास कॉम्पैक्ट पैक्ट होती है, और इनका जो शेप होता है वो भी लिख लो, पिरामिडल शेप होता है, दैट इज हैविंग अ पिरामिडल शेप। और कुछ लिखा है भाई यहाँ पे, कैन यू थिंक अबाउट, ये हो गया। फिर ठीक है, when the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called the sporogenous tissue। जिस टाइम पे आपका एंथर जो है ना वो यंग स्टेज में होता है, बिल्कुल नया नया बना होता है, तो वहां पे बीच में एक टिश्यू पाया जाता है जो कि आपका कहलाता है स्पोरोजेनस टिश्यू। फिर आता है आपका नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एज द एंथर डेवलप्स, द सेल्स ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म द माइक्रोस्पोर टेट्रेड। ठीक, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। जब आपका मैच्योरिटी स्टार्ट होती है एंथर की, ठीक है, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आपकी स्टार्ट हो रही है, तो उस टाइम पे क्या है, वो स्पोरोजेनस टिश्यू है। वो स्पोरोजेनस टिश्यू आपका क्या करेगा, मियोटिक डिवीजन करेगा, और वो मियोटिक डिवीजन करके क्या बनाएगा, हमारे माइक्रोस्पोर टेट्रेड्स। एक माइक्रोस्पोर टेट्रेड में कितने हो गए, 4। ठीक है, क्योंकि टेट्रेड वर्ड का ही मतलब क्या है, 4। तो क्या बनाएगा वो, माइक्रोस्पोर टेट्रेड्स। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये देखिए जो स्ट्रक्चर मैंने आपको पीछे ड्रॉ करके दिखाया था, ये वहां पे वही स्ट्रक्चर दिखा रहा है। आपकी ये जो आउटर लेयर हो गई बेटा, ये कौन सी है, एपिडर्मिस हो गई। फिर उसके नीचे देखो आपकी एंडोथीशियम है। फिर उसके बाद में हमारी मिडिल लेयर होती है, जो कि आपकी नंबर इनका ज़्यादा होता है, 2 to 3 लेयर्स तो मिनिमम होती ही होती हैं। उसके बाद आपकी ये जो पिरामिडल शेप मिलती हैं, दैट इज़ द टैपेटम सेल। एंड इसके बाद आपकी ये होती है MMC, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसमें फर्दर मियोटिक डिवीजन होगा एंड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, एंड द प्रोसेस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस।
करेक्ट। यहाँ पे देखो आपके सेम वही है, यहाँ पे आपको प्रॉपर सेल वाइज दिखाया और इसी को जूम आउट करके आपको दिखाया गया है। ये जो पॉइंट है आपका, ये देखो ये जो 3 लेयर है, ये 3 लेयर आपकी हेल्प कर रही है डाइसेंस की प्रोसेस में। ये डाइसेंस ही हो रहा है, ये पॉलन ग्रेन्स जो है आपके वो रिलीज हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ लाइन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज ईच सेल्स ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू द माइक्रोस्पोर टेट्रेड, हर एक सेल स्पोरोजिनस टिश्यू की कैपेबल होती है माइक्रोस्पोर टेट्रेड बनाने के लिए। ईच वन इज पोटेंशियल पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल, हर एक के पास में पोटेंशियल होता है कि वो माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह बिहेव कर सके। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम अ पोलन मदर सेल्स थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखो इस लाइन को समझो अच्छे से, क्या कह रहा है कि वो प्रोसेस जिससे पोलन मदर सेल्स क्या बना रही हैं आपके मियोसिस के थ्रू माइक्रोस्पोर्स बना रही हैं, उस प्रोसेस को कहा गया है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यानी कि विद द हेल्प ऑफ मियोसिस द पीएमसी यानी कि पोलन मदर सेल्स दे आर मेकिंग द माइक्रोस्पोर्स एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। करेक्ट। आगे देखते हैं, नीचे लाइन आपके दी हुई है, द माइक्रोस्पोर टेट्रेड एज द एंथर्स मैच्योर एंड डिहाइड्रेट द माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप द पोलन ग्रेन्स। फिर क्या होगा, माइक्रोस्पोर टेट्रेड बनेगा आपका एंड उसके बाद में वो एक दूसरे से डिसोसिएट होंगे और वही आगे चल करके आपके जैसे मैच्योर होंगे, डिहाइड्रेट होंगे, वो आगे चल करके आपका क्या बनाएंगे, पोलन ग्रेन बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दे रखा है एक पोलन ग्रेन का। अच्छा, पोलन ग्रेन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ चीज़ें हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, लगभग पूछ ही लेते हैं, हर 2-3 साल में वो रिपीट हो ही जाता है। तो वो मैं पहले आपको बता दूं। देखो यहाँ पे जो आपको ये कांटेदार लेयर दिखाई दे रही है ना, कुछ इस तरह से, ये एक अंदर लेयर होती है, ठीक है, इसके ऊपर आपकी कुछ इस तरह से लेयर होती है एंड इस तरह से, ठीक है। ये जो अंदर वाली लेयर होती है बेटा, इसको कहा जाता है इंटाइन। क्या कहते हैं इसको, इंटाइन कहते हैं। एंड ये जो आपकी बाहर की तरफ लेयर है इसको कहते हैं एक्साइन। एक्साइन जो होती है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ठीक है, ये इसको बहुत सारी चीज़ों से, जितनी भी हार्श कंडीशंस होंगी उन सब से प्रोटेक्ट करती है। और इसके अंदर एक सब्सटेंस पाया जाता है, दैट सब्सटेंस इज नोन एज स्पोरोपोलेनिन। ये अभी तक का मोस्ट हार्डेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस नोन है। इतना हार्श है कि इसको कोई भी केमिकल, कोई भी चीज़ इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकती। तो भाई ये पोलन ट्यूब कहाँ से निकलेगी, अगर इसको कोई ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा, अगर ये पूरे में मौजूद होगा। तो बेटा यहाँ पे देखो, आपको मैंने एक जगह पे, मैंने इस पॉइंट पे कोई भी सेल्स नहीं ड्रॉ करी है, यहाँ पे एक्साइन लेयर नहीं है। तो ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट होता है आपका जर्मपोर। जैसे ही पोलन ग्रेन अपने रेलिवेंट स्टिग्मा, यहाँ पे मैं रेलिवेंट स्टिग्मा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अगर कोई पोलन ग्रेन होगा तो वो अपनी ही स्पीशीज के प्लांट के स्टिग्मा पर ग्रो हो पाएगी उसकी पोलन ट्यूब, क्योंकि केमिकल इंटरेक्शन वहीं पे ही होता है, ठीक है, ये आगे की चीज़ है। तो जब वो अपने रेलिवेंट स्टिग्मा पे पहुंचेगा तो वो उसकी पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन यहाँ जर्मपोर से ही स्टार्ट होगा और वहाँ पे एक्साइन लेयर प्रेजेंट नहीं होती है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके जर्मपोर पे एक्साइन लेयर प्रेजेंट है, एब्सेंट है, पार्शियली प्रेजेंट है, ठीक है, ब्रेकेज फॉर्म में है। तो इस तरह से वो ऑप्शन देकर के आपको कंफ्यूज करते हैं। तो पार्शियली वगैरह कुछ भी नहीं है, होती ही नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं है वहाँ पे, ठीक है, याद रखिएगा। ये देखिए आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखा है, इसको हम लोग समझेंगे लेकिन पहले इसको पढ़ लेते हैं। Pollen grains are generally spherical, measuring about 25 to 50 micrometers in diameter. It has a prominent two-layered. The hard outer layer is called the exine, made up of sporopollenin, which is one of the most resistant organic material known, and no enzyme that degrades sporopollenin as so far known. Pollen grain exine has prominent apertures called the germ pores where sporopollenin is absent। ये देखो लिखा हुआ है, कभी भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर वो नहीं पूछता है, अराउंड द कॉन्सेप्ट पूछता है क्वेश्चन। लेकिन देखो जनरली क्वेश्चंस आपके ऐसे ही होते हैं बेटा, जो आपकी लाइन वहां पर दी होती है उसी लाइन से उठा करके पूछते हैं, ठीक। Pollen grains are well preserved as fossil because of the presence of sporopollenin। as a fossil भी अच्छी तरह से प्रिजर्व हो सकते हैं, कि ये हो जाते हैं, ठीक है, फॉसिल है तो हो जाते हैं। तो इट मीन्स क्यों हो जा रहे हैं, क्योंकि इसके पास में स्पोरोपोलिनिन है, उसने सेव कर रखा है, उसको बचा के रखा है। द इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एंटाइन। ये जो मैंने आपको बताई थी, ये इनर वॉल जो होती है दैट इज द एंटाइन। एंड ये थिन होती है, कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है, मतलब पूरी, ऐसा नहीं है कि जर्मपोर वाले पॉइंट पे नहीं है, ये हर जगह मौजूद है, थिन लेयर होती है। एंड इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। देखो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इंटाइन आपकी किससे बनी हुई है बेटा, इंटाइन आपकी बनी हुई है सेल्यूलोज से एंड पैक्टिन से। ये क्वेश्चन है,
ठीक है, पूछा भी गया है और आगे भी इसको घुमा के पूछा जा सकता है। When the cytoplasm of a pollen grain is surrounded by a plasma membrane, when the pollen grain is mature and contains two cells, जब pollen grain mature होता है तो उसमें दो सेल होती हैं। ठीक, कौन सी सेल होती है? एक होती है आपकी वेजिटेटिव सेल, दूसरी होती है आपकी जेनरेटिव सेल। ठीक, the vegetative cell is bigger, has abundant food reserve and a large irregularly shaped nucleus। वेजिटेटिव कैसे होता है? इसमें ये आगे चल करके फूड स्टोरेज के लिए मेनली होती है। ठीक, जो आपकी जनरेटिव सेल्स होती हैं ये आगे चल करके आपके डिवाइड होकर के आपका क्या बनाती हैं? मेल गैमीट बनाती हैं। ठीक, जो दो मेल गैमीट होते हैं वो आपके इसी से बनते हैं। तो वेजिटेटिव सेल जो होती है उसमें साइटोप्लाज्म भी अधिक होता है, उसका न्यूक्लियस कैसा होता है? इरेगुलर शेप का होता है। ठीक है, and it is having a large irregularly shaped nucleus and food reserve। ठीक, the generative cell is small and floats into the cytoplasm of the vegetative cell। ये देखो, ये वेजिटेटिव सेल है, ये बड़ा साइज जो कि आपको ये वाली सेल जो दिख रही है ये वेजिटेटिव सेल है, एंड ये है। तो जनरेटिव सेल जो होती है ना वो उसके साइटोप्लाज्म में क्या कर रही होती है? फ्लोट कर रही होती है। ठीक, इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, अच्छा इसका स्ट्रक्चर है क्या, is a small and floats in the cytoplasm of the vegetative cell। It is a spindle shaped with dense cytoplasm and a nucleus। क्योंकि इसको आगे चल करके क्या करना है? मेल गैमीट बनाना है, डिवीजन करना है, और जिसको डिवीजन करना होता है उसका साइटोप्लाज्म कैसा होता है? डेंस होता है, थिक साइटोप्लाज्म होता है। ठीक, और न्यूक्लियस कैसा होगा? उसका प्रोमिनेंट होगा, बढ़िया न्यूक्लियस होगा, फुल्ली डेवलप्ड होगा। एंड in over 60% of the angiosperm pollen grains are shed at this two-celled stage। जनरली क्या होता है? 60% में एंजियोस्पर्म में ये टू सेल्ड स्टेज में ही होते हैं। ठीक है, जब रिलीज होते हैं पोलन ग्रेन्स, डेhiscence होता है तो ये टू सेल्ड स्टेज में होते हैं। 40% जो होते हैं बेटा आपके उसमें ये थ्री सेल्ड स्टेज के होते हैं। तो भाई थ्री सेल्ड स्टेज कहाँ से आ गई? कौन सी सेल डिवाइड करेगी? आपकी जो जेनरेटिव सेल है बेटा वो डिवाइड करेगी, क्योंकि फर्दर क्या होता था वैसे जो 60% होंगे उसमें जब पोलन ट्यूब जर्मिनेट करेगी तब फिर जाकर के मेल गैमीट बनते। ठीक, यहाँ पे क्या है आपका? पहले से ही 40% में आपके थ्री सेल्ड स्टेज में, यानी कि पहले से ही दोनों मेल गैमीट वो लेकर के चल रही है। यही चीज यहाँ पे लिखी है। In the remaining species, generative cell divides mitotically to give rise the two male gametes before pollen grains are shed। और यही स्टेज आपकी कहलाती है थ्री सेल्ड स्टेज। अब इसमें देखिए आपका नीचे दिया हुआ है पोलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीशीज कॉजेज सीवियर एलर्जी। बहुत सारे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना ये बहुत सारी एलर्जीज भी कॉज करते हैं बेटा। एलर्जीज जैसे कि आपकी ब्रोंकाइटिस हो गई, एज्मा हो गया। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा कि मार्च फेब एंड मार्च वाला जो सीजन होता है ना उस टाइम पे हवा में बहुत ज़्यादा पोलन ग्रेन होते हैं, तो लोगों को एलर्जिक कंडीशन उस टाइम पे ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि बहुत सारे लोग पोलन ग्रेन्स के लिए एलर्जिक होते हैं। तो उसका सिम्टम्स क्या होते हैं? छींक आने लगती है, एंड उनको अगर कोई एज्मा वाला पर्सन है तो उसको वो उस टाइम पे प्रॉब्लम ज़्यादा वो फेस करता है। तो ऐसे बचने के लिए क्या करते हैं? मास्क लगा करके आप बाहर जाइए, मास्क लगा करके जाइए। ठीक है, तो आप सेफ रहेंगे। एंड इसके अलावा आपका एस्मा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया। एंड यहाँ पे देखिए आपका इट मे बी मेंशन दैट पैराथीनियम और कैरेट ग्रास, इसका जनरल नेम क्या है? कैरेट ग्रास, दैट केम इनटू इंडिया एज अ कंटामिनेंट विद इम्पोर्टेड वीट। जो इम्पोर्टेड वीट आया उसके साथ में हमारा ये जो कैरेट ग्रास है वो एज अ कंटामिनेंट आया एंड हैज बिकम यूबिक्विटस इन अकरेंस एंड कॉजेज पॉलन एलर्जी, जिसकी वजह से क्या होती है? पॉलन एलर्जी होती है। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ इस पेज पे एक इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई है, पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। पोलन ग्रेन्स जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं? वो रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में। अच्छा, कोई सोच सकता है कि क्यों रिच होते हैं? अगर आपको पता हो कि पोलन ग्रेन्स न्यूट्रिएंट पे रिच क्यों होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा उसका आंसर। ये आप लोग अभी जस्ट पढ़ चुके हैं, जब आपने सेल टाइप पढ़ा था ना उसका जब बन रही थी पोलन ग्रेन्स तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था। तो देखती हूँ आपने समझा उस चीज़ को कि नहीं। तो पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं बेटा? इनमें न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो अच्छी खासी क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। दूसरा, ये यूज होते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट की तरह। भाई जो चीज न्यूट्रिएंट के लिए, ठीक है, तो डेफिनेटली अगर उसमें न्यूट्रिएंट अच्छे होंगे तो वो एज अ फूड सप्लीमेंट यूज होंगे। यानी कि जो न्यूट्रिएंट इंसान को नॉर्मली नहीं मिल पा रहे हैं तो दे विल टेक द पोलन ग्रेन एंड विद द हेल्प ऑफ दीज पोलन ग्रेन्स दे आर गेटिंग दैट न्यूट्रिएंट। और स्पेशली किनको दिए जाते हैं? ये देखिए, इन वेस्टर्न कंट्रीज, अपने यानी in western countries a large number of pollen products in the form of tablets and syrups are available in the market। वहाँ पे नॉर्मली मिलते हैं। ठीक है, वहाँ पे पोलन ग्रेन्स नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल है, सिरप्स भी मिलते हैं, उनके टैबलेट्स भी मिलते हैं।
एंड पोलन कंजम्पशन हैज बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स। किसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर रहा है? एथलीट्स की परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर रहा है बेटा, ठीक है। और रेस वाले जो घोड़े होते हैं, रेस हॉर्सेस, यानी कि रेस हॉर्सेस और इनकी, यानी कि इनको लेने के बाद में ये अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। जो भी गेम में है रेस हॉर्स तो है वो आपका तेज दौड़ पाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में ये देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, डायग्राम भी देख सकते हो। फिर इस पैराग्राफ में जो आपका इंपॉर्टेंट है वो ये है, ये देखिए, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। जब देखो पोलन जर्मिनेशन कब होगा? जब उसको प्रॉपर टेम्परेचर मिलेगा और प्रॉपर ह्यूमिडिटी मिलेगी, ठीक। यही चीज यहाँ बताई गई है। इन सम सीरियल्स सच एज राइस, व्हीट, पोलन ग्रेन्स लॉस वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स ऑफ देयर रिलीज। जो आपके राइस होते हैं, ठीक है, व्हीट होता है, राइट, इनमें क्या है, जैसे ये रिलीज होते हैं ना, अगर वो तब तक उस ड्यूरेशन में स्टिग्मा तक पहुंच गए तो ये वाइबल है। अगर ये तब तक नहीं पहुंच पाए तो फिर ये वाइबल नहीं रह जाते। यानी कि ये कितनी देर में अपनी वाइबिलिटी को रिलीज कर देते हैं? 30 मिनट्स में। इसके अलावा इन सम मेंबर्स ऑफ रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी दे मेंटेन वाइबिलिटी फॉर मंथ्स। ये जो 3 फैमिलीज हैं, इनमें जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये वाइबिलिटी को कई मंथ्स तक रखते हैं, ये नहीं खराब होते, ठीक। और ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, पहले पूछा भी हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद में फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन -190 डिग्री सेल्सियस सच स्टोर्ड pollen grain can be used as a pollen bank similar to the seed banks in crop breeding programs। एक टेक्निक होती है, इस टेक्निक को कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब होता है बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर पर उसको स्टोर करना। और यहाँ पे जो आपका कर रहे हैं वो स्टोर, वो आपका कर रहे हैं बेटा लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर कर रहे हैं, जिसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हाथ पे गिर जाए ना तो हाथ जल जाए, इतनी खतरनाक ही होती है। एंड जनरली लैब्स में जब सैंपल कलेक्ट करने जाते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं, तो उस टाइम पे इसका यूज किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन का। अच्छा, क्यों यूज किया जाता है? कभी आपने सोचा एक्चुअल में क्या होता है? लिक्विड नाइट्रोजन -190 डिग्री सेल्सियस है, तो जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल की जिस जगह पे होगी, जैसे ही हमने उसको लिक्विड नाइट्रोजन में डाला, वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसी जगह पे रुक गई, ठीक। अब सपोज दैट हम कहीं सैंपल कलेक्ट करने गए किसी फील्ड में, वहां से हमने एक लीफ को तोड़ा। अब अगर उस लीफ को हम लिक्विड नाइट्रोजन में नहीं डाल रहे हैं, ठीक, हम उसको पहले लैब ला रहे हैं, फिर उसके बाद यूज करेंगे, तो भाई उसमें तो बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही थी, बहुत सारी स्ट्रेस कंडीशन की भी रिलीज हो जाएंगी तोड़ते ही, तो इसका मतलब वो आगे आ जाएंगी फर्दर प्रोसेस में। लेकिन हमें चाहिए इमीडिएट उसी टाइम की, तो हमने उसको तोड़ा, प्लग किया और उसके बाद उसको इमीडिएटली लिक्विड नाइट्रोजन में डाल दिया, और फिर उसके बाद हमने आकर के यहाँ पे लैब में अपना उसको यूज किया, जो भी हमें उसका करना था, डीएनए आरएनए जो भी फंक्शन था हमारा, वो हमने उसको निकाला। तो इसीलिए लिक्विड नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी को उसी जगह पे स्टॉप कर देता है, जो जहां एक्टिविटी चल रही होगी वो वहीं रुक जाएगी, कुछ भी उसके बाद नहीं होगी, ठीक। और इसीलिए इनको स्टोर भी उसमें किया जाता है एज अ पोलन बैंक। जैसे सीड बैंक होता है वैसे पोलन बैंक होता है, वहां पे पोलन ग्रेन्स को स्टोर किया जा सकता है, बिल्कुल सेफ, सुरक्षित। आगे देखते हैं। अब ये देखो जो हमारा नेक्स्ट आता है द पिस्टिल मेगास्पोरेंजियम, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं? ओव्यूल। याद रखना, ओव्यूल भी एक ही है, मेगास्पोरेंजियम भी एक है, ठीक है। एंड किसको देखेंगे हम? एम्ब्रियो सैक को देखेंगे। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, सिंगल पिस्टिल होती है कंडीशन, तो उसको क्या कहा जाता है? मोनोकार्पलरी। यानी कि एक पिस्टिल है तो उसको कहेंगे मोनोकार्पलरी। पिस्टिल वर्ड बताया था ना मैंने आपको, तो याद रखो बेटा, पिस्टिल भी होता है, एक और वर्ड होता है कार्पल। ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है फ्लावर का, इसको भी यूज किया जाता है। तो मोनो का मतलब हो गया एक, और कार्पलरी का मतलब हो गया कार्पल, यानी कि सिंगल कार्पल है तो मोनोकार्पलरी। एंड में मोर देन वन पिस्टिल, तो उसको क्या कहेंगे? मल्टी कार्पलरी हो गया, ठीक। द पिस्टिल में बी फ्यूज टुगेदर देन इट इज द सिनकार्पस। और ये फ्यूज कब होंगी? जब उसमें बहुत सारी होंगी पिस्टिल, और वो आपस में कैसी होंगी? ऐसे अलग अलग नहीं होंगी, वो आपस में फ्यूज्ड होंगी, तो उसको क्या कहा जाएगा? हमें सिनकार्पस कहा जाएगा। क्या कहेंगे? सिनकार्पस। यहाँ पे लिख देती हूँ, दैट कंडीशन इज नोन एज सिनकार्पस। यानी कि बहुत सारी हैं और वो सारी कैसी हैं? फ्यूज है, ठीक। एंड when there are more than one pistil may be fused together syncarpus और may be free, और अगर कैसी वो है? फ्री है, तो उस कंडीशन को कहा जाता है एपोकार्पस। दिस कंडीशन इज नोन एज एपोकार्पस, ठीक। फ्यूज है सिनकार्पस, ठीक, एंड अलग अलग है तो कैसी होगी? एपोकार्पस। सब कुछ हाथ में है, देखो
सिंगल पिस्टल है, सिंगल कार्पल है तो मोनोकार्पलरी हो गया। कई सारी हैं, मल्टी कार्पलरी हो गया। मल्टी कार्पलरी में वो भी फ्यूज हैं, जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, तो कैसा हो गया वो आपकी सिनकार्पस कंडीशन हो गया। फ्री हैं, सारी अलग अलग हैं, तो कैसी हो गई आपकी, ये हर एक पिस्टल को रिप्रेजेंट कर रही है फिंगर, तो वो आपकी कंडीशन कैसी हो गई, एपोकार्पस हो गया। पूरी बायो आप आराम से अपने हाथों पे याद रख सकते हैं। फिर देखिए आगे, ईच पिस्टल हैज 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। हर एक पिस्टल के कितने पार्ट होते हैं बताया था ना मैंने, ये हो गया स्टाइल, ये हो गया स्टिग्मा, नीचे क्या हो गई आपकी, ओवरी हो गई। तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। अब ओवरी के अंदर क्या होती है, ये आपकी ओवरी है, इसके अंदर आपकी ओवेरियन कैविटी है, और जिसके अंदर आपका क्या प्रेजेंट है, प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है बच्चों। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, प्लेसेंटा, जिसके अंदर हमारा ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे। करेक्ट, ये हो गया प्लेसेंटा। आगे देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है बेटा, ये दिया हुआ है स्टिग्मा, ठीक, ये हो गई पतली सी स्टाइल, एंड ये हो गई आपकी ओवरी, और नीचे ये लगा हुआ है आपका थैलमस। ठीक, ये देखो अब स्टिग्मा का स्ट्रक्चर एक दिखा रखा है, ये हो गए आपके कार्पल्स अलग अलग। यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर देखो, ये है एनाट्रोपस ओव्यूल का, कौन सा है, अ डायग्राम ऑफ अ टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल। ऐसे होता है, तो यूं ऐसे मुड़ा हुआ है, ठीक है, इस टाइप से, तो दैट इज द एनाट्रोपस ओव्यूल। अब ये इस स्ट्रक्चर को देखो, यहाँ पे जो पार्ट, यानी कि ये जो पार्ट आपका आ रहा है ना, ये आपका ओव्यूल है, ठीक, ये पूरा ओव्यूल है। ये पार्ट जो आपका आ रहा है ना, इस पार्ट को क्या कहा गया है बेटा, फ्यूनिकल कहा गया है। ठीक, फ्यूनिकल जहां पे ओव्यूल से अटैच होगा उस पार्ट को क्या कहते हैं हम, हाइलम कहते हैं। उस कार को या उस पॉइंट को जहां से वो अटैच हो रहा है उसको कहते हैं हम हाइलम। ये वाला एंड आपका कौन सा है, माइक्रोपाइलेट, जहां से आपकी पोलन ट्यूब पहुंचेगी वहां पे। ठीक, एंड वहां पे जो पोल होता है दैट इज नोन एज द माइक्रोपाइलर पोल। ये हो गए इसके इंटेग्यूमेंट्स, यानी कि इसमें क्या होते हैं, इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, एक आउटर हो गया, एक इनर हो गया। ठीक, तो ये हो गया आउटर वाला, क्या हो गया, बाहर की तरफ जो इंटेग्यूमेंट है, एंड जो अंदर की तरफ है दैट इज द इनर इंटेग्यूमेंट। अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस है। फिर उसके बाद ये हो गया आपका एम्ब्रियो सैक। ठीक, माइक्रोपाइल के जो अपोजिट पोल होता है उसे कहते हैं चैल्जल पोल या चैलेजल एंड या फिर चैलेजा कहते हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं इसको तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा मेगास्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल। कहाँ से अराइज हो रही है, प्लेसेंटा से अराइज हो रही है, और इनको कॉमनली क्या कहा जाता है, ओव्यूल कहा जाता है। एक एक लाइन का मतलब अच्छे से समझना, इस पोर्शन से काफी बार क्वेश्चन पूछे गए, अभी पता चल जाएगा आपको। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी में बी 1। एग्जाम्पल है व्हीट, पैडी, मैंगो। देखो सिंपल सी लाइन दी हुई है ना, अब वो पूछ लेगा आपसे कि व्हीट में कितने ओव्यूल होते हैं, बस आप नहीं बता पा रहे अगर, तो आपको इसीलिए एनसीईआरटी की एक एक लाइन को बहुत अच्छे से याद रखना है। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी में बी 1, एक भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। एक किन में होता है आपका 1 पाया जाता है बेटा, ये देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दैट इज इन केस ऑफ व्हीट, इन पैडी एंड इन द केस ऑफ मैंगो। और भी होते हैं लेकिन जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो सर आंखों पर है। फिर उसके बाद में मैनी किस में होते हैं, पपाया में होते हैं, वाटरमेलन में होते हैं एंड ऑर्किड्स में होते हैं। अगली लाइन में क्या इंपॉर्टेंट है, मेगास्पोरेंजियम। जब ओव्यूल के बारे में पढ़ते हैं कंफ्यूज मत होना, मेगास्पोरेंजियम या फिर ओव्यूल के नाम से आ जाए, दोनों ही सेम है। The ovule is a small structure attached to the placenta by means of a stalk called funicle. किससे अटैच होता है, फ्यूनिकल से अटैच होता है। और किसके थ्रू अटैच, फ्यूनिकल के थ्रू अटैच है, एक तरफ ओव्यूल फिर बीच में फ्यूनिकल, फिर उसके बाद वो जुड़ा किससे, प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है। The body of the ovule fuses with funicle in the region called the hilum. जहां पे वो ओव्यूल से फ्यूज करता है, फ्यूनिकल आ रहा है और जहां पे वो ओव्यूल से मिल रहा है उसको क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। Thus hilum represent the junction between the ovule and funicle. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार पूछा गया है। Each ovule has 1 or 2 protective envelopes. एक होता है outer integument और inner integument. Integuments encircle the nucleus except at the tip where a small opening called the micropyle is organized. Integuments क्या करते हैं, वो न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करते हैं, न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन एक जगह पे ओपनिंग उनकी ओपन होती है जहां पे वो आपका होता है माइक्रोपाइलर एंड होता है। अपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड देयर इज अ चैल्जा एंड इज प्रेजेंट। ठीक, फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है आपका, सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। क्या होता है न्यूक्लियस, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। न्यूक्लियस के पास में बेटा अबंडेंट फूड रिजर्व होता है नरिशमेंट के लिए। ठीक है, दैट इज हैविंग अबंडेंट फूड रिजर्व
located in the nucleus is the embryo sac or female gametophyte. An ovule generally has a single embryo sac formed from a megaspore. ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया। आगे आती है आपकी मेगास्पोरोजेनेसिस, जैसे हमने पढ़ी थी ना वहां पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, वैसे ही आपकी आती है मेगास्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद मेगास्पोरोजेनेसिस में देखिए, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल, ठीक, उसको क्या कहते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। वहां पे हमने क्या पढ़ा था, पोलन मदर सेल से आपके क्या बन रहे हैं, माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हमने क्या कहा था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक, यहाँ पे क्या बन रहे हैं, एमएमसी से आपके मेगास्पोर बन रहे हैं। एमएमसी बोले तो मेगास्पोर मदर सेल, उससे बन रहे हैं आपके क्या, मेगास्पोर्स। तो इस प्रोसेस को कहा गया है मेगास्पोरोजेनेसिस। आगे बढ़ते हैं, ये है आपकी, ये देखिए, ये है आपकी मेगास्पोर मदर सेल। ठीक, ये मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें डिवाइड हो रही है ये, ठीक है, डिवीजन स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद में ये क्या बना रही है, मेगास्पोर टेट्रेट बना रही है। 1 2 3 4 सेल इसने बनाई। ठीक है, इनमें से जो 3 सेल होंगी ना वो क्या होंगी, डिजेनरेट हो जाएंगी, सिर्फ एक जो होगी वो आपकी रहेगी। अब उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद में यहाँ पे फर्दर डिवीजन होगा। ये देखिए न्यूक्लियस बन रहे हैं, एंड देन आफ्टर यहाँ पे आपकी बन जाएंगी 2 सिनर्जिड सेल्स। कितनी बन जाएंगी, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ रहेंगी आपके 2 सिनर्जिड सेल्स एंड एग सेल एक रहेगी आपकी। बीच में होंगे आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई, जो कि आपके कहाँ मौजूद होते हैं बेटा, आपकी सेंट्रल सेल में मौजूद होते हैं। ठीक है, और जो आपका चैल्जल एंड होता है वहां पे आपकी प्रेजेंट होती हैं 3 एंटीपोडल सेल्स। ये देखिए डायग्राम में आपको दिया है, ये देखिए ये चैल्जल एंड है जहां पे आपकी क्या प्रेजेंट है, एंटीपोडल्स प्रेजेंट है। ये है आपकी सेंट्रल सेल जहां पे आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। ये हो गई आपके सिनर्जिड सेल्स, एंड यहाँ पे ये आपकी प्रेजेंट है एग सेल। ओके, यहाँ सिनर्जिड सेल में ही वहीं पे आपकी ये कन्वर्ट होती हैं या बनाती हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। फिलीफॉर्म अपैरेटस का क्या काम होता है बेटा, ये गाइड की तरह काम करता है। ठीक, यानी कि जब यहाँ पे पोलन ट्यूब आती है, ठीक, तो ये गाइड करता है कि भाई एग सेल यहाँ पर है, मेल गैमीट्स को कहाँ पे जाना है, तो वो एज अ गाइडेंस प्रोवाइड करता है। इसमें यहाँ पे देखिए लिखा है, अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म, द एमएमसी अंडरगोज मियोटिक डिवीजन, मियोसिस रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर्स। फीमेल गैमेटोफाइट में देखिए, इन अ मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वन ऑफ द मेगास्पोर्स इज फंक्शनल। 3 में 4 में से कितना रह गया, 1 फंक्शनल रह गया, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मोनोस्पोरी। आगे आएगा अभी, है ना, बच्चे समझ नहीं पाते कि क्यों कह रहे हैं, 4 स्पोर में से 1 ही स्पोर रह रहा है ना, तो मोनोस्पोरी इसलिए कहा जाता है। While the other 3 degenerate, only the functional megaspore develops into the female gametophyte। एक ही होगा, वो आपका किस में डेवलप होगा, फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप होगा, यानी कि एम्ब्रियो सैक। फीमेल गैमेटोफाइट को ही क्या कहते हैं हम, एम्ब्रियो सैक कहते हैं। फिर उसके बाद में दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन विद अ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इसको क्या कहा गया है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। समझ गए ना अब यहाँ पे टर्म मोनोस्पोरिक मैंने क्यों कहा था, मोनोस्पोरिक कंडीशन क्यों कही थी, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, क्योंकि सिर्फ एक स्पोर डेवलप हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो सैक इन डिटेल। द न्यूक्लियस इज द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई which move to the opposite poles, forming the nucleate embryo sac. 2 more sequential mitotic nuclear division result in the formation of 4 nucleate and later the 8 nucleate stage। ऐसे था ना, ये स्ट्रक्चर था ना, ये आपका चैल्जल एंड था, ये हो गया आपका माइक्रोपाइलेंट। यहाँ पे आपकी थी 2 सिनर्जिड सेल, एस लिख दे रही हूँ, ये हो गई आपकी क्या, एक्स सेल हो गई। यहाँ पे आपकी क्या है, 3 एंटीपोडल सेल्स थी, एंड यहाँ पे आपके 2 ये क्या थे, पोलर न्यूक्लियाई थे। ठीक है, यही तो स्ट्रक्चर था हमारा। Observe the distribution of cells inside the embryo sac. 6 of the 8 nuclei surrounded by the cell wall. 6 में क्या मिल गया, सेल वॉल मिल गई, and organized into the cells. The remaining 2 nuclei called the polar nuclei, इनकी बात कर रहा है, are situated below the egg apparatus in the last central cell। यहाँ पे क्या होता है, ये होता है आपका egg apparatus। egg apparatus किसको कहा जाता है, याद रखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पूरा समझ लेते हैं egg apparatus, नहीं, आपकी 2 synergid cells and egg cell, ये होता है आपका egg apparatus। ठीक, और उससे नीचे की तरफ में आपका क्या मौजूद है, पोलर न्यूक्लियाई। ये मैंने वैसे ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन अगर जब आप इसको देखेंगे तो ये इसी पोजीशन पे होगा। The egg apparatus in turn consists of 2 synergids and 1 egg cell। इंपॉर्टेंट है भाई,
हो सकता है अभी आगे क्वेश्चन जब हम करें ना, तो मैं जो इंपॉर्टेंट आपको बता रही हूँ वहां से आपको दिख जाएगा कि क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर कह रहा है द synergids have special cellular thicknings at the micropyle tip called the filiform apparatus। क्या कहते हैं उसको? filiform apparatus कहते हैं। which play an important role in guiding the pollen tubes into the synergid, जो गाइड करने का काम करते हैं pollen tube को synergids में। आगे की यहाँ पर आपका एक सेल है तो यहाँ पे जाकर के फ्यूजन होना है। द 3 cells at the chasal end are called the antipodal cells। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड स्टेज, क्योंकि न्यूक्लियस कितने दिखे? 8, सेल कितनी दिखी? 7। तो ये होती है आपकी स्टेज। 10th क्लास में बहुत हल्का सा आपके में था, ठीक, यहाँ पे पूरा अच्छा डिटेल में। फिर आता है भाई पॉलिनेशन। पॉलिनेशन बहुत ही सिंपल है आपका। पॉलिनेशन की अगर जो सिंपल सी डेफिनेशन आप देखें ना, तो वो यही है कि आपका पोलन ग्रेन का निकल के स्टिग्मा पे पहुंच जाना। अब वो अपने आप चला जाए, ठीक, किसी एजेंट के थ्रू चला जाए, विंड से चला जाए, वाटर से चला जाए, या पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू चला जाए, ठीक, एनिमल्स के थ्रू चला जाए, इंसेक्ट्स के थ्रू चला जाए, दैट इज कॉल्ड द पॉलिनेशन। अब वो किसके थ्रू जाता है, कैसे जाता है, कैसे करता है, तो इसके बेसिस पे उसके डिफरेंट टाइप्स हो गए। सबसे पहला जो देखो यहाँ डेफिनेशन दे रखी है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स shed from the anther to the stigma of a pistil is termed pollination। ओके, यहाँ पे हमारे पास में एक यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स टू अचीव पॉलिनेशन। जिनके पास में खुद नहीं कर पा रहे तो वो एक्सटर्नल एजेंट्स का यूज कर रहे हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन देखो, पहला है हमारा ऑटोगेमी। इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर। सेम फ्लावर है ना आपका, जो ये अगर एक फ्लावर में ड्रॉ कर रही हूं, ठीक है, ये इसकी क्या है? स्टिग्मा है, और यही इसके क्या है? एंथर है। तो यानी कि यही जाकर के इसको यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, तो कहीं उसको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही। तो ये कंडीशन अगर है तो वो क्या है? आपकी ऑटोगेमी कंडीशन है। एंड स्टिग्मा रिपीटेड रिसेप्टिवली एंड ऑल्सो द एंथर्स एंड द स्टिग्मा शुड बी। अब यहाँ पे देखो, इस लाइन का यहाँ पे मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखो यहाँ पे ये फ्लावर था, या तो इसमें इसी के पॉलन ग्रेन आ जाए, ठीक, या फिर इसमें हो सकता हो इसके पड़ोस में दूसरा फ्लावर है, उसके भी आ सकते हैं, करेक्ट। अगर इसके अपने के ही आ रहे हैं तो दैट कंडीशन इज नोन एज द ऑटोगेमी कंडीशन, ठीक है। अगर फिर उसके दूसरे वाले से आ जा रहे हैं, क्योंकि वो तो ओपन है स्टिग्मा, क्लोज तो है नहीं, बंद तो है नहीं कि वहां पे सिर्फ यही पॉलन ग्रेन जा सकता है, ऐसा तो है नहीं, तो इसीलिए वहां पे दोनों ही टाइप के आ सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, लाई क्लोज टू ईच अदर so that self pollination can occur। some plants such as viola, common pansy भी जिसे कहते हैं, oxalis and commelina produce 2 types of flowers। ये क्या करते हैं? 2 टाइप के फ्लावर बनाते हैं। एक होता है आपका कैस्मोगैमस, कुछ लोग इसको चैस्मोगैमस भी कहते हैं, जो आपको पसंद हो, और दूसरा है आपका क्लीस्टोगैमस, ठीक है। ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है? कॉमनलिना आपका जो है वो 2 टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है। चैस्मोगैस फ्लावर विच आर सिमिलर टू फ्लावर्स ऑफ द अदर स्पीशीज विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा, जिसमें एंथर में और स्टिग्मा दोनों कैसे हैं? एक्सपोज्ड हैं, खुले हुए हैं। उस दूसरा पॉलन ग्रेन भी उड़ के दूसरे स्टिग्मा पे जा सकता है, ठीक, दूसरा पॉलन ग्रेन उड़ करके वहां से दूसरा फ्लावर के स्टिग्मा पे भी आ सकता है। तो ऐसा कुछ बाउंडेड नहीं है कि भाई हमारे ही फ्लावर का इसमें आ सकता है, ऐसा नहीं है। ये आपस में आ सकते हैं एक दूसरी जगह से। यहाँ पे क्लीस्टोगैमस में क्या होता है? फ्लावर्स विच डू नॉट ओपन। और क्लीस्टोगैमस में क्या भाई? ओपन ही नहीं हुआ, फ्लावर ही नहीं ओपन हुआ, ठीक, तो भाई उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो फिर वो अपने ही अंदर जो आपके पोलन ग्रेन्स है वही स्टिग्मा पे लाई करेंगे। तो ये कंडीशन होती है आपकी क्लीस्टोगैमस। याद रहेगा, याद कर सकते हो उसको ऐसे। चैस्मोगैमस को याद रख सकते हो आप चेज वर्ड से, ठीक है। जब दूसरी जगह से चेज करते हुए आपका आ जाए तो वो हो गया आपका कैस्मोगैमस में, और अदरवाइज जो दूसरा है वो आपका क्लीस्टोगैमस में। क्लोज्ड, क्लीस्ड, क्लोज्ड, क्लीस्ड, याद रहेगा ना। फिर these cleistogamous flowers are invariably autogamous as there is no chance to cross pollen landing in the stigma। Cleistogamous flowers produce a short seed set even in the absence of pollinators। यानी कि किसको फर्क नहीं पड़ेगा, पक्का है कि इससे हमें सीड मिलेंगे ही मिलेंगे क्लीस्टोगैमस की कंडीशन में, क्योंकि पॉलिनेटर्स आए या ना आए हम तो वही बंद हैं, हम तो वहीं पे कर लेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई टेंशन है ही नहीं पॉलिनेटर्स की, आ गए तो बढ़िया, नहीं आए तो बढ़िया, यानी कि ये कंफर्म्ड है कि ये सीड जरूर बनाएंगे। आगे क्या है आपका गीटनोगैमी। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। यानी कि ये आपका प्लांट है, एक इसका फूल यहाँ लगा है, दूसरा फूल यहाँ लगा है, तीसरा फूल यहाँ पे लगा है, ठीक। क्या कह रहा है?
टू द फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, प्लांट सेम है, इसके वाले एंथर से यहाँ इसके स्टिग्मा पे पहुंच गया, हो सकता है इसके से इसके पे पहुंच जाए, तो ये कंडीशन क्या होती है हमारी, गीचनोगैमी होती है। ठीक, थर्ड है हमारी फिर जीनोगैमी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, एक ये है, एक ये दूसरा प्लांट यहाँ पे है, सेम स्पीशीज का है। ठीक, तो ये इसका यहाँ पे जब जाएगा तो ये कंडीशन कहलाएगी आपकी जीनोगैमी, दूर से आ रहा है। ठीक है, तो जीनोगैमी कंडीशन होती है जब दूसरा सेम स्पीशीज से आए तो वहां पे वो कंडीशन आएगी आपकी। दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है, सेम स्पीशीजेस होती है बट फिर भी वेरिएबिलिटी होती है ना उनमें, तो इसीलिए आपको सबसे मैक्सिमम वेरिएबिलिटी कहाँ देखने को मिलेगी, जीनोगैमी की कंडीशन में। याद रहेगा ना सबको, क्लीस्टोगैमस, चास्मोगैमस, चेज से याद रहेगा, गीटोनोगैमी भी याद रहेगी, अलग अलग दो फ्लावर है, एक से दूसरे पे आ रहा है। एंड जीनोगैमी में तो प्लांट ही अलग है, एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जा रहा है। फिर आता है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में आपके क्या हो गए, विंड हो गया, वाटर हो गए, एनिमल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए। ठीक है, तो ये सब हो गए। ओके, पॉलिनेशन इज मोर कॉमन अमंगस्ट abiotic pollination. Wind pollination also require that the pollen grains are light and non-sticky so that they can be transported in the wind currents. जो भी wind से pollination होगा तो उसमें आपके pollen grains कैसे होने चाहिए, light weighted होने चाहिए, क्योंकि अगर भारी होंगे तो क्या उड़ पाएंगे, नहीं। दूसरा उनका स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा wing टाइप का होना चाहिए ताकि वो आराम से easily उड़ पाए। Pollens are easily dispersed into the wind currents. Figure 1.10 often feathery stigma to easily trap the airborne पोलन ग्रेन्स। और जिनमें स्टिग्मा क्या होते हैं, इनके स्टिग्मा कैसे होते हैं, बहुत ही एयरी होते हैं, ताकि जो भी आपके हवा में उड़ रहे हैं ना पोलन ग्रेन उनको कैप्चर कर सके। ये देख सकते हो आप, कहाँ पे देख पाओगे, ये कॉर्न कॉब में जो टेसल्स आपको दिखाई देते हैं ना, ये इस तरह से, वो इसीलिए ऐसे होते हैं, जिसमें स्टिग्मा आपकी क्या होती है, स्टाइल ऐसे लहरा रही होती है, स्टिग्मा आपका बाहर की तरफ होता है, जैसे ही पोलन ग्रेन आता है वहां पे उसमें फंस जाता है। फिर वाटर वाले में देखिए, pollination by water is quite rare in flowering plant and is limited to about 30 genera. सिर्फ 30 genera तक ही limited है। Water is a regular mode of transport for the male gametes among the lower plant groups such as algae, bryophytes and pteridophytes में तो ये था, common था, लेकिन एंजियोस्पर्म के केस में ऐसा नहीं है। Some examples of water pollinated plants, Vallisneria and Hydrilla, important आ चुका है, which grow in fresh water and several marine sea grasses such as Zostera. Not all aquatic plants pollination in majority of aquatic plants, एक साथ इसको एक्सप्लेन करूंगी इसलिए पूरा पढ़ रही हूँ। As water hyacinth and water lily, ये भी आ चुका है, सेम नेम से आ चुका है क्वेश्चन। The flowers emerge above the level of water and are pollinated by insects or wind as in most of the land plants. ठीक, इनमें क्या होता है, पानी में तो होता है प्लांट, लेकिन फ्लावर जो होता है वो सरफेस पे होता है, तो इजिली आ जाता है पोलन ग्रेन। ठीक है, पूरा उसी में सबमर्ज नहीं होता है। In Vallisneria, the female flower reaches to the surface of water by the long stalk and the male flowers of pollen grains are released onto the surface of water. They are carried passively by the water currents and some of them eventually reach to the female flower. अब ये क्या है, कह रहा है भाई, ये है, इसमें ये स्टिग्मा, इसका स्टाइल जो है वो ऊपर की तरफ है, दूसरा वाले का फ्लावर का ये देखिए ऊपर है, यहाँ से ये पोलन ग्रेन आए, बहते हुए आए और यहाँ पे लैंड कर गए, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन फिर वो कर सकते हैं। किसके केस का ये था, हमारा वैलिसनेरिया के केस का था, याद रखना वैलिसनेरिया की बात है। इन अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स सच एज सी ग्रासेस, फीमेल फ्लावर्स रिमेन सबमर्ज्ड इनटू द वाटर एंड द पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड इनसाइड द वाटर। पोलन ग्रेन्स इन मे सच स्पीशीज आर लॉन्ग रिबन लाइक एंड दे आर कैरीड पैसिवली इनसाइड द वाटर। ये क्या होता है, कुछ में जहाँ पे अंदर, जैसे सी ग्रासेस उसमें अंदर है फ्लावर आपको मौजूद, तो दूसरा भी तो अंदर ही है, तो ये अंदर ही रिलीज करते हैं, और ये कैसे होते हैं, फ्रेगमेंट लाइक होते हैं इस तरह से। ठीक, बहुत छोटे से होते हैं, तो मैंने बड़ा सा ड्रॉ किया है, तो इजिली ये वाटर करंट के साथ में यहाँ पे स्टिग्मा पे पहुंच जाते हैं। बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल। भाई विंड और वाटर को तो कलर से कोई लेना देना नहीं ना, तो ये जनरली कलरफुल नहीं होते, सादे से फ्लावर होते हैं। एनिमल्स एज पॉलिनेटिंग एजेंट्स में बीज हो गए, बटरफ्लाइज हो गए, बीटल, वैस्प, मॉथ्स हो गए, तो ठीक है, तो अब इनको रिवॉर्ड में क्या मिलता है, इनको रिवॉर्ड में मिलता है बेटा नेक्टर। ठीक है, ये जो लाइन मैंने अंडरलाइन करी हुई है ना यहाँ पे, ये एनिमल्स, आर्बोरियल, ट्री ड्वेलिंग, रोडेंट्स और इवन रेप्टाइल्स, ये भी होते हैं। एंड इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स, लार्ज कलरफुल फ्रेगनेंट्स होती है, इनको क्या मिलता है, नेक्टर मिलता है, रिच होते हैं उसमें क्योंकि। एंड कुछ जो होते हैं ना, इनमें देखो अलग अलग होता है,
ये जब तक कुछ रिवार्ड नहीं देंगे उसको तब तक क्यों आएगा वहां पे कोई इंसेक्ट। जो एक टॉलेस्ट फ्लावर होता है एमोर्फिलस, ठीक है, द फ्लावर इटसेल्फ इज अबाउट 6 फीट इन हाइट, कितना होता है 6 फीट हाइट में होता है। एंड अ सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन अ स्पीशीज ऑफ अ मॉथ एंड द प्लांट, यू कवर बोथ स्पीशीज मॉथ एंड द, आगे भी इसको पढ़ेंगे। तो ये क्या करता है, इतनी हाइट पे होता है ना, तो वहां पे वो अंडे भी दे सकता है अपने, तो वो उसके लिए सेफ प्लेस होती है। तो भी वो आते हैं, आएंगे, बैठेंगे, उनकी बॉडी में चिपक जाएंगे पॉलन ग्रेन, दूसरी जगह जाके बैठेंगे तो वहां पे क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे। तो बेसिकली इनको रिवार्ड्स चाहिए होते हैं। जब तक उनको रिवार्ड नहीं आप दोगे, कहीं पे क्या आपको मिल रहा है रिवार्ड, एज अ अच्छी खुशबू आ रही है, जो अच्छी खुशबू से अट्रैक्ट होने वाले उनके लिए अच्छी खुशबू रिलीज हो रही है, जो बदबू से वाले आने तो उनके लिए बदबू वाली खुशबू जो है वो आपकी, बदबू ही के तो कहते हैं, बदबू जो है वो आपकी रिलीज हो रही है, तो वहां से वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। एंड जो आपके क्या बोलते हैं नेक्टर्स के लिए जो आते हैं उनको एज अ नेक्टर रिवॉर्ड मिलता है। तो ये डिपेंड करता है हर इंसेक्ट टू इंसेक्ट, और उसके बेसिस पे ही आपका पॉलिनेशन की प्रोसेस कंटिन्यू होती है। प्लांट्स कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर, ये दोनों ही एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं कर सकते। द मॉथ डिपॉजिट इट्स एग इन द लॉक्यूल ऑफ द ओवरी, कहाँ पे डिपॉजिट कर देता है, ओवरी के लॉक्यूल में। एंड द फ्लावर इन टर्न्स गेट द पॉलिनेटेड बाय द मॉथ, और फ्लावर को क्या मिलता है बदले में, कि उसको पॉलिनेशन मिल जाता है, ठीक है, पॉलिनेशन हो जाता है। अब इसके बाद में आ जाते हैं हम आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस पे। देखो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक, अच्छा खासा ऑटोगैमी हो रहा है, जीनोगैमी हो रहा है, गिटनोगैमी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो मेन रीजन है दैट इज द ऑटोगैमी। अब ये सोचिए कि हर बार अगर ऑटोगैमी कंडीशन ही रहे, मतलब हर बार एक जनरेशन हुई, दूसरी जनरेशन आ गई, तीसरी जनरेशन आ गई, चौथी जनरेशन, मतलब बार बार जितनी जनरेशन आ रही है और उन सब में आपका क्या है, ऑटोगैमी कंडीशन है, तो यानी कि जो हमारे प्रोजेनीज बन करके आएंगे, क्या उनमें कुछ डिफरेंस मिलेगा हमें, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और जब कुछ डिफरेंस ही नहीं मिल रहा है तो अगर किसी की कोई ड्रॉबैक है तो वो भी पास ऑन होता जा रहा है, बेनिफिशियल है तो भी पास ऑन होता जा रहा है। लेकिन हमारा जो इवोल्यूशन है उसके अकॉर्डिंग तो सर्वाइव उसी को करना है जिसके पास में अडेप्टेशंस हो, और जो कि हमारा एनवायरनमेंट लगातार चेंज हो रहा है। तो भाई अडेप्टेबिलिटी के लिए ये ऑटोगैमी हमेशा के लिए तो सही नहीं है, वैसे ये ज्यादा आगे हम लोग पहुंच गए, लेकिन यहाँ पे मैं जो रीजन बता रही हूँ वो मेन आपका यही है, कंटिन्यूअसली ऑटोगैमी अगर होती जाएगी तो भी वो बेनिफिशियल नहीं है। तो उसके लिए हमारी आपकी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक, यहाँ पे देखो लिखा है ना, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, अगर लगातार होगी तो क्या होगा, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होगा। फ्लावरिंग प्लांट्स में हैव डेवलप्ड मैनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि देखो नेचर को भी पता है कि क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो बेनिफिशियल है, और अगर क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो हमें नई वैरायटीज मिलेंगी, और हो सकता है कुछ ऐसी वैरायटीज आ जाए जो ज्यादा अच्छी हो पहली वाली वैरायटी से। तो नेचर को भी ये चीज पता है, तो नेचर ने भी इसका एडजस्टमेंट कर रखा है। क्या कर सकते हैं इसमें, देखो, या तो in some species pollen released and stigma receptivity are not synchronized, यानी कि आपके pollen grain जब रिलीज हो रहे हैं तो उस टाइम पे स्टिग्मा जो है वो वेल प्रिपेयर्ड नहीं है, ठीक है, रिसेप्टेबल नहीं है, या जब स्टिग्मा है सही तो pollen grain नहीं रिलीज हो रहे हैं, तो एक ही सिंक्रोनाइजेशन उनके बीच में नहीं हुआ, ठीक। दूसरा यहाँ पे in some other species the anther and stigma are placed at different positions so that the plant pollen cannot कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। कुछ में क्या होगी, पोजीशन ही अलग होगी, यानी कि एंथर की पोजीशन इधर है, स्टिग्मा की पोजीशन ऐसे है कि वहां से वहां वो लैंड कर ही नहीं सकते, जो कि ऑटोगैमी को डिक्रीज कर रहे हैं, यानी कि वो क्रॉस पॉलिनेशन को यहाँ पे बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ हैं जैसे द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, या फिर उनके बीच में आपस में ही सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी नहीं है, यानी कि सेम पॉलन ग्रेन आ रहा है तो वो उसको रिस्पॉन्स ही नहीं हो रहा है, तो दैट इज द सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो यहाँ पे ये भी एक रीजन है। This is a genetic mechanism and prevents cell pollen from the same flower or other flowers of the same plant from fertilizing the ovules by inhibiting pollen germination और pollen tube growth in the pistil। तो ये क्या मेनली स्टॉप करेगा, pollen tube growth को जो स्टॉप करेगा, क्योंकि अगर वो ग्रो हो गई तो मेल गैमेट अंदर पहुंच जाएगा, तो फिर सारा काम हो ही जाएगा। Another device to prevent self pollination is the production of unisexual flower। भाई यूनिसेक्सुअल फ्लावर हुआ तो कोई टेंशन ही नहीं है, उसमें अपना आराम से मेल अलग है फीमेल अलग है, तो उसमें भी कोई टेंशन नहीं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। इसके अलावा देखो यहाँ एग्जांपल दिया है आपको, इन सेवरल स्पीशीज सच एज पपाया मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, दैट इज ईच प्लांट इज इधर मेल और फीमेल डायसी, ये डायसी को शो करते हैं, यानी कि मेल का प्लांट ही अलग है, फीमेल का प्लांट अलग है, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पे ये कंडीशन भी ऑटोगैमी और गिचनोगैमी को प्रिवेंट करती है, क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देती है, करेक्ट इट इज। आगे देखते हैं पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। देखो इसको सीधे शब्दों में समझो, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन, यहाँ पे जो सारा खेल है वो है केमिकल्स का, ठीक। अब पॉलन तो बोल नहीं सकता, स्टिग्मा पे आया, ठीक है, ये स्टिग्मा है,
करेक्ट स्टाइल है। तो यहाँ पे आएगा अगर पोलन ग्रेन, तो क्या होगा, वो बोल तो सकता नहीं कि मैं तुम्हारा ही पोलन ग्रेन हूँ, तो कैसे होगा, उनके बीच में केमिकल्स का इंटरेक्शन होगा, यानी कि उनके बीच में केमिकल्स के थ्रू ही रिकॉग्निशन होगा कि ये हमारे ही प्लांट स्पीशीज का पोलन ग्रेन है, यहाँ पे पोलन ट्यूब ग्रो हो सकती है, ठीक है। और ये रिस्पॉन्स भी केमिकल्स के थ्रू ही मिलता है, लेकिन ये चीज हमें पता चली बहुत 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 बाद में, ठीक है। पहले तो इस चीज को पता ही नहीं चल रहा था कि रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, बहुत बाद में साइंटिस्ट ने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया कि हाँ यहाँ पे केमिकल इंटरेक्शन होता है जो शो करता है कि हाँ ये सेम पोलन ग्रेन है हमारे ही प्लांट का, करेक्ट इट इज। सो इस तरह से आपका पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता है। सेम यहीं पे मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, The pistil has the ability to recognize the pollen. कैसे ability? With the help of chemicals. Whether it is of the right type, compatible है, या फिर wrong type यानी कि incompatible है। दो टाइप के होगा ना, compatible है तो ठीक है, नहीं हो जाएगी pollen tube grow, नहीं है तो नहीं होगी। If it is of the right type, the pistil accept the pollen and promote post pollination event. यहाँ पे post pollination event में आपका वही आता है। आगे चलते हैं। अगर कंपैटिबल आया तो लीड्स टू द फर्टिलाइजेशन। इफ द पोलन इज रॉन्ग टाइप, द पिस्टल रिजेक्ट्स द पोलन बाय प्रिवेंटिंग पोलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा और द पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, दिस डायलॉग इज मेडिएटेड बाय द केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द पोलन इंटरैक्टिंग विद दोज ऑफ पिस्टल। कंप्लीट इंटरैक्शन चल रहा है, कैसे चल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल्स ओनली। And recent years, the botanists have been able to identify some of the pollen and pistil components and the interaction leading to the recognition, followed by the acceptance or rejection. देखो ये यहाँ पे दिखा रहा है, ये जो है ना, ये देखो ये पोलन ग्रेन है, ये ऐसे, ये इसमें थोड़ी सी पोलन ट्यूब डेवलप होने लगी, स्टाइल से जाने लगी, यहाँ पे देखो इसमें पूरी जाने लगी, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई। तो ये बेसिकली इस तरह से होता है तब जब वो कंपैटिबल है, ठीक है, जब वो उसको रिकॉग्नाइज कर ले रहा है कि ये हाँ हमारे ही प्लांट स्पीशीज का पोलन ग्रेन है, ओनली देन इट विल ग्रो। आगे चलते हैं, इसको डायग्राम को एक बार देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देख लो, ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, ये आपके सिनर्जिड सेल है, ये हो गया आपका फिलीफॉर्म अपैरेटस, ये जो मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रही हूँ दैट इज अ फिलीफॉर्म अपैरेटस एंड दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हमारे सिनर्जिड सेल्स हैं, ये हो गया हमारा एग सेल, ठीक है। ये बीच में जो आपको दिख रहे हैं ये हो गए हमारे पोलर न्यूक्लियाई। यहाँ पे यही डायग्राम था, यहाँ तक पोलन ट्यूब आई, यहाँ से आई और उसके बाद में फिलीफॉर्म अपैरेटस उसको गाइड कर रहे हैं। देखो ना यहाँ पे दिख रहा है ना मेल गैमीट्स, और ये है इसके पीछे वेजिटेटिव न्यूक्लियस, तो ये फिलीफॉर्म अपैरेटस इसको गाइड करेगा कि किधर जाना है, करेक्ट इट इज। आगे बढ़ते हैं। Pollen tubes grow through the tissues of the stigma, style and reaches the ovary. Pollen tube क्या करती है, वो ग्रो करती है स्टिग्मा पे और ग्रो होना शुरू होते ही स्टाइल से होते हुए कहाँ पहुंचती है, ओवरी पे। You would recall that in some plants pollen grains are shed at two-celled condition. मैंने बताया था ना 60% में क्या होती है, two-celled condition होती है बेटा, यानी कि जनरेटिव सेल उसमें डिवाइड नहीं होती है। 40% ही ऐसे होते हैं एंजियोस्पर्म जिनमें 3-celled स्टेज आती है, ठीक है। In such plant, the generative cell divides and forms the two male gametes during the growth of pollen tube in the stigma. तो क्या होगा, जैसे जैसे pollen tube की ग्रोथ हो रही होगी उसी वक्त ही आपकी generative cells डिवाइड होगी और वो दो मेल गैमेट बनाएगी। फिर इसके बाद in plants which shed pollen in the 3-celled condition, pollen tubes carry the two male gametes from the beginning. और भाई जिनमें क्या है, जिनमें ऑलरेडी 3-celled कंडीशन में रिलीज हो रहे हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें डायरेक्टली जब पोलन ट्यूब बनेगी तो उसके पास स्टार्टिंग से ही दो मेल गैमीट होंगे, बस इतना सा डिफरेंस है। यहां पे देखिए, then enters one of the synergid through the filiform apparatus. कहां से एंटर करती है synergids में, through the filiform apparatus. And many recent studies have shown that the filiform apparatus present in the micropylar part of the synergids guides the pollen tube entry. This is important, ठीक है, पूछा भी जा चुका है। फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे देखिए आप, ये तो यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकल का बताया गया है कि आप शुगर सोल्यूशन डाल देंगे पोलन ग्रेन में एंड देन आफ्टर आप उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको पोलन ट्यूब जनरेट होती दिखाई देगी, और ये प्रैक्टिकल आपको कराया भी जाएगा 12th में। एंड देन आपका आता है, अ ब्रीडर इज इंटरेस्टेड इन क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीशीज एंड ऑफन जेनरा टू कंबाइन डिजायरेबल कैरेक्टर्स टू प्रोड्यूस कॉमर्शियली सुपीरियर वैरायटीज। क्यों क्रॉस पॉलिनेशन कराया जाता है, ताकि सुपीरियर वैरायटीज मिल सके, ज्यादा अच्छी वैरायटीज मिल सके। तो इसके लिए जनरली जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं वो इसी में इंटरेस्टेड हैं। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर अप्रोचेस फॉर द क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ओके
अब इसमें ये क्या करते हैं, देखो इसमें ये दो टेक्निक लेते हैं, एक होता है इमैस्कुलेशन, दूसरी होती है बैगिंग टेक्निक्स। इमैस्कुलेशन मतलब यहाँ पे ये फिलामेंट है, ये इसका बाइलोडेंथर है, तो इन्होंने इसी को हटा दिया। इफ द फीमेल पेरेंट बियर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर, अगर बाइसेक्सुअल है तो एंथर्स फ्रॉम द फ्लावर बट बिफोर द एंथर डाइसेस using a pair of forceps necessary. This step is referred to as emasculation. And then after के emasculated flowers have to be covered with a bag for the suitable size, generally made up of butter paper, to prevent contamination of its stigma with unwanted pollen. कोई unwanted pollen नहीं आ जाए, जो चाहिए वही वाला आना चाहिए। So this process is called the bagging. पहले emasculation हुआ, फिर उसके बाद में bagging कर दी गई उसकी, ताकि फिर वो अपने desired pollen grain को ही वहां पे sprinkle कर सके। आगे बढ़ते हैं। अब आता है most important topic, that is the double fertilization। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे, मतलब चैप्टर की मुझे लगता है अगर क्वेश्चन बनाने बैठता होगा ना कोई, तो वो सबसे पहले इसी से 2-3 क्वेश्चन देता है, बाद में बाकी के पोर्शन से चैप्टर से देता है। इतना इंपॉर्टेंट है ये, तो इसे तो मिस कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसमें देखिए सारी लाइन ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने पूरी ही हाईलाइट कर रखी है। तो यहाँ आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड द पॉलन ट्यूब रिलीजेस द 2 मेल गैमीट्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड। क्या करेगा, सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में दोनों मेल गैमीट को रिलीज कर देगा। And one of the male gametes move towards the egg cell and fuses with its nucleus, thus completing the syngamy. Syngamy क्या होती है बेटा जी, एक मेल गैमीट का egg cell के न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज कर जाना, that is known as the syngamy। ठीक है, ये हो गया syngamy। This results in the formation of a diploid cell, that is the zygote। syngamy के बाद में क्या बन रहा है, zygote। Correct? The other male gametes moves towards the 2 polar nuclei located into the central cell and fuses with them to produce a triploid primary endosperm nucleus, PEN। ठीक है, PEN, यानी कि जो दूसरा मेल गैमीट था वो कहाँ जाएगा, वो सेंट्रल सेल के पास में जाएगा, वहां पे जाकर के फ्यूज करेगा और फ्यूज करने के बाद में बनाएगा ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसकी प्लॉइडी कितनी हो गई, 3n, क्योंकि कितने हैं, 3 न्यूक्लियस है। यहां पे इसकी प्लॉइडी कितनी हो गई, 2n। As this involves the fusion of 3 haploid nuclei, it is termed as the triple fusion। क्योंकि यहां पे क्या हो रहे हैं, 3 haploid nuclei फ्यूज हो रहे हैं, तो इसी वजह से इसको कहा जाता है ट्रिपल फ्यूजन। Since 2 types of fusion, syngamy and triple fusion, takes place in an embryo sac and phenomena is termed as double fertilization। तो देखा जाए तो यहाँ एक बार syngamy हो जा रही है, दोबारा में क्या है, PEN बन रहा है, यानी कि 2 बार फ्यूज कर रहे हैं मेल गैमीट, तो इसी वजह से इसको कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। मेरे प्यारे बच्चों, is an event unique to the flowering plant। ये सबसे यूनिक इवेंट होता है फ्लावरिंग प्लांट का। The central cell after triple fusion becomes a primary endosperm cell, क्या बन जाती है, PEC, and develops into the endosperm। किस में जाकर के डेवलप हो जाएगी फर्दर, एंडोस्पर्म में। ठीक है, यहां पे देखो तुम्हें पहला जो ए डायग्राम दिया है, फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक शोइंग जाइगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये है आपका PEN, लिखा हुआ है पहले से ही। ठीक है, एंड ये हो गई आपकी डिजेनरेटिंग एंटीपोडल सेल, ये काम खत्म हो गया, ये एंटीपोडल सेल भी डिजेनरेट होने लगी। डिजेनरेटिंग सिनर्जिड्स, ये भी डिजेनरेट होने लगी। ये है आपका जाइगोट, जिसकी प्लॉइडी क्या है, 2n है। प्लॉइडी जानते हैं ना, प्लॉइडी ध्यान रखिएगा, हैप्लॉइड डिप्लॉइड, तो जाइगोट की होती है 2n और PN की होती है हमारी 3n। फिर उसके बाद ये जाइगोट है आपका, फिर ये फर्दर डिवाइड होगा और फिर आगे आपका सीड बनाएगा। तो देखिए कैसे बनेगा आगे अभी हम पढ़ेंगे। ये अब आता है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। Endosperm and embryo development, maturation of ovule into seeds and ovary into fruit are collectively termed as post fertilization events। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं आपको, ये जो जाइगोट है ना, ये पहला फ्यूजन तो जाइगोट बनने में ही हो रहा है ना, सिंगैमी पहले हो रही है, ट्रिपल फ्यूजन उसके बाद में हो रहा है। लेकिन ये देखिए एक बहुत ही स्मार्ट टेक्निक है, नेचर ने ऑटोमेटिकली बना रखी है। ये जो जाइगोट है ना, ये फर्दर डिवाइड तब तक नहीं करेगा, कायदे से तो इसको करने लगना चाहिए ना कि फर्दर डिवीजन इसका स्टार्ट हो जाना चाहिए, नहीं, जब तक इसका ट्रिपल फ्यूजन जो है ना एंडोस्पर्म नहीं बन जाएगा तब तक ये अपना डिवीजन को नहीं स्टार्ट करता। ये फर्दर डिवाइड तभी होगा जब इसको कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ भैया एंडोस्पर्म बन रहा है, क्योंकि आगे न्यूट्रिशन इसको वहीं से मिलने वाला है। अगर ये नहीं बना तो फिर वो डिवाइड होकर के क्या कर लेगा, वो आगे ग्रो ही नहीं कर सकता। तो इसीलिए नेचर का अरेंजमेंट देखिए कि वो आगे फर्दर डिवीजन तभी करेगा जस्ट ये कंफर्मेशन आ जाएगा कि हाँ आपका एंडोस्पर्म फॉर्मेशन इज डन। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा बचा है चैप्टर अभी। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद द रिजर्व फूड मटेरियल। किससे फिल्ड होती हैं, इसमें प्रेजेंट होता है हमारा रिजर्व फूड
मटेरियल। क्यों रिजर्व फूड मटेरियल की रिक्वायरमेंट है? क्यों बेटा, जब सीड ग्रो होगा ना तो वो तुरंत ही तो खाना बनाने नहीं लगेगा। सबसे पहले रेडिकल निकलेगा, फिर प्लूम्यूल निकलेगा, फिर धीरे धीरे उसमें लीव्स आएंगी, तब जाकर के वो फोटोसिंथेसिस करेगा, तब वो खाना बना पाएगा। तो इतना काम करने के लिए तक तो एनर्जी चाहिए ना, सेल्स डिवाइड होंगी तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहां से लेगा? रिजर्व फूड मटेरियल जो है उससे लेगा। In the most common type of endosperm development, the pen undergoes successive nuclear division to give rise to the free nuclei. And this stage of endosperm development is called the free nuclear endosperm. देखा आपने यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एंडोस्पर्म का जब डेवलपमेंट होता है तो पीएन जो है आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस वो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन करता है, जिससे कि वहां पे क्या बनते हैं? फ्री न्यूक्लियाई। और इस स्टेज को कहा जाता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखिए, द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म्ड बिफोर द सेल्यूलराइजेशन वेरीज ग्रेटली। द कोकोनट वाटर, ये बहुत पूछते हैं, सीधे दे देते क्वेश्चन, टेंडर कोकोनट वाटर क्या है, ठीक है, उसके बाहर वाला क्या है, ये पूछ लेते हैं। द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट दैट यू आर फेमिलियर विद इज नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। लगातार डिवाइड होता रहता है, जो पानी आपको दिखता है कोकोनट के अंदर वो यही होता है, मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई, बहुत सारे हजारों न्यूक्लियाई से मिलकर के बना होता है। एंड द सराउंडिंग व्हाइट कर्नल इज द सेल्यूलर एंडोस्पर्म, और उसके जो चारों तरफ व्हाइट कर्नल होता है वो होता है आपका सेल्यूलर एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में इधर भी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, या तो एंडोस्पर्म क्या होता है? पूरा तरह से कंज्यूम कर लिया जाता है जब एम्ब्रियो डेवलप होता है, ठीक, और कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है। तो इसका एग्जाम्पल है जिनमें आपका पूरी तरह से कंज्यूम कर लिया जाएगा, दैट इज द पी, ग्राउंडनट एंड बीन्स। ये 3 एग्जाम्पल्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं जिनमें पूरी तरह से कंज्यूम कर लिया जाता है। एंड इट में परसिस्ट इन द मैच्योर सीड, फॉर एग्जाम्पल कैस्टर एंड कोकोनट। कैस्टर एंड कोकोनट में क्या होता है? बच जाता है एंड यूज्ड अप ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, और सीड जर्मिनेशन के टाइम पे यूज होता है। स्प्लिट ओपन सम सीड्स ऑफ कैस्टर, पीस, बीन्स, ग्राउंडनट, फ्रूट ऑफ कोकोनट एंड लुक एंडोस्पर्म इन ईच केस। ये तो आपके प्रैक्टिकल के लिए करके देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं एम्ब्रियो। करेक्ट, एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक where the zygote is situated. Most zygotes divide only after certain amount of endosperm is formed. बताया था मैंने आपको, ये तो पता है कि माइक्रोपाइलर एंड पे होता है, राइट। एंड जब ये फर्दर डिवीजन इसमें तभी होता है जैसे ही उसको कंफर्मेशन मिलता है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म हमारा बन गया है, यानी कि फर्दर ये बन जाएगा पूरा। जैसे ही ये कंफर्मेशन होता है उसके बाद ही ये फर्दर डिवाइड करता है। Though the seeds differ greatly, the earlier stage of embryo development is known as embryogeny. So इसके बाद में अर्ली स्टेजेस जो है हमारी डेवलपमेंट की एम्ब्रियो की, उसको क्या कहा गया है? एम्ब्रियोजेनी। फिर इंपॉर्टेंट है आपका, the zygote give rise to the proembryo and subsequently to the globular heart shaped and mature embryo. आपका क्या देता है? ये प्रोएम्ब्रियो देता है, उसके बाद फिर ग्लोबुलर आ जाता है, फिर हार्ट शेप्ड आ जाता है और फिर मैच्योर एम्ब्रियो आ जाता है। फिर उसके बाद में दे रहा है कि एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कॉटिलिडन्स, द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबाउट द लेवल ऑफ कॉटिलिडन्स, ये भी मैं ड्रॉ करके बता दूंगी, इज एपिकोटाइल व्हिच टर्मिनेट्स द प्लूम्यूल एंड स्टेम टिप, द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलिडन्स हाइपोकोटाइल दैट टर्मिनेट्स इट्स लोअर एंड इन द रेडिकल एंड द रूट टिप एंड टिप्स इज कवर्ड विद अ रूट कैप। देखो कुछ इस तरह से होता है डाइकॉट का स्ट्रक्चर, प्यारी सी बटरफ्लाई के जैसा, ठीक है। यहाँ से आपके ये रेडिकल, ये दोनों क्या है? ये कॉटिलिडन है, दैट इज द कॉटिलिडन्स, ठीक है। यहाँ से आपका यहाँ पे शूट जनरेट होगा तो दैट इज द प्लूम्यूल, यहाँ से आपका रेडिकल होगा एंड यहाँ पे इसके ऊपर रूट कैप भी होती है। रूट कैप क्यों होती है? फॉर द प्रोटेक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो मेस्टमेटिक सेल्स हैं वो कंटिन्यूअसली डिवाइड होंगी और जमीन के अंदर जाएगी। और ये भी ध्यान रखिए, पहले रेडिकल निकलता है उसके बाद में प्लूम्यूल निकलता है, यानी कि पहले सीड अपने आप को फिक्स करता है, ठीक। फिक्स करने के बाद में ही जब फिक्स हो जाता है एंड एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है, देन आफ्टर ओनली द प्लूम्यूल स्टार्ट जनरेटिंग। तो इसका मतलब पहले रेडिकल आया, उसके ऊपर रूट कैप मौजूद है फॉर द प्रोटेक्शन, उसको डैमेज होने के लिए, वहां की सेल्स को बचाने के लिए, एंड ये हो गया इसके कॉटिलिडन जहाँ पे इनका रिजर्व फूड मटेरियल है, एंड ये हो गया प्लूम्यूल जहाँ से आपका शूट क्या बनाएगा ये आगे चल करके? शूट, स्टार्टिंग का जो स्टेम। इतना ही दिया है आपके इस पेज में। ये देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो ये इधर है, fertilized ovule seeds are formed inside fruit. Seed typically consists of seed coat, cotyledon and an embryo axis. क्या बनाता है? seed coat बनाता है, cotyledon and embryo axis होता है उसमें। एंड यहाँ पे हमारे पास में मैच्योर सीड्स में भी नॉन एल्ब्यूमिनस भी होते हैं और एक्स एल्ब्यूमिनस होते हैं। नॉन एल्ब्यूमिनस हमारे कौन से हैं? सीड्स हैव नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म एज इट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। पी एंड ग्राउंडनट जिसमें पूरी तरह से एंडोस्पर्म
एम्ब्रियो डेवलपमेंट में यूज हो जाता है वो होते हैं हमारे नॉन एल्ब्यूमिनस एंड एल्ब्यूमिनेट सीड्स हैव पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म एज इट इज नॉट कंप्लीटली यूज्ड अप ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट. एग्जांपल है wheat, maize, barley, castor. Occasionally, in some seeds such as black pepper and beet, remnants of the nucleus are also persistent. किस में रह जाते हैं? ये एग्जाम्पल याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है. डायरेक्टली एग्जाम्पल दे देता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नाम लिख करके दे देगा ब्लैक पेपर और पूछ लेगा कि एल्ब्यूमिनस है, नॉन एल्ब्यूमिनस है, क्या है. तो आप लोगों को इस तरह से बताना पता होना चाहिए कि भाई इसमें जो है आपके रह जाते हैं. दिस रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूक्लियस इज द पेरिस्पर्म. उसको क्या कहते हैं? पेरिस्पर्म कहते हैं. डॉर्मेंसी क्या होती है? डॉर्मेंसी देखो यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है, द एम्ब्रियो में एंटर अ स्टेट ऑफ inactivity called the dormancy, or if favorable conditions are available, adequate moisture, oxygen and suitable temperature, they germinate. अब सीड गया जमीन पे है, अब वहां पे उसको फेवरेबल कंडीशन ही नहीं मिल रही है, पानी नहीं मिल रहा है, धूप नहीं मिल रही है, हवा नहीं मिल रही, तो भाई वो कैसे ग्रो करेगा? तो वहां पे क्या होगी? डॉर्मेंसी की स्टेट आ जाएगी, रुक जाएगा, डॉर्मेंट हो जाएगा. जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो फिर वो जर्मिनेट हो जाएगा. As ovules mature into seed, the ovary develops into a fruit. भाई याद रखो इसको, इंपॉर्टेंट है. ओवरी किस में डेवलप होती है बेटा जी? फ्रूट में डेवलप होती है. ठीक है, और ये लाइन देखो यहाँ लिखी है, द ओवरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड्स एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड साइमल्टेनियसली. एंड यानी कि ओव्यूल का ट्रांसफॉर्मेशन किस में हो रहा है? सीड्स में. देखो कितनी इंपॉर्टेंट है, और ये पूछी जाती है अक्सर. इंपॉर्टेंट लाइन, ये पेज काफी इंपॉर्टेंट है आपका. द वॉल ऑफ ओवरी डेवलप्स इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट कॉल्ड द पेरिकार्प. और जो ओवरी की वॉल होती है, ओवरी वॉल, वो फ्रूट की वॉल में डेवलप होती है, जिसको क्या कहते हैं हम? पेरिकार्प. दैट इज पेरिकार्प. याद रहेगा ना? तीनों को अलग कर देती हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. इसको लिख लो अलग से, ये पूछा ही जाता है लगभग. ओवरी वॉल पेरिकार्प में होती है, ओव्यूल सीड में, ओवरी फ्रूट में. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. यहाँ देखो फिर इंपॉर्टेंट है, इन मोस्ट प्लांट्स बाय द टाइम फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी अदर फ्लोरल पार्ट रीजनरेट. जनरली क्या होता है? फ्रूट बन गया, फिर उसके बाद में आपके बाकी के पार्ट जो होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं. However, a few species such as apple, strawberry, cashew, etc., the thalamus also contributes to the food formation. यहाँ से देखो पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है कि भाई थैलेमस किस में इन्वॉल्व होता है? फ्रूट फॉर्मेशन में. ठीक, तो यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल हैं. एक तो हो गया एप्पल, दूसरा हो गया स्ट्रॉबेरी, और तीसरा हो गया कैश्यू. अगर एनसीईआरटी में 3 एग्जाम्पल दिए तो चौथा वो कभी नहीं पूछेगा, यही एग्जाम्पल पूछेगा. ठीक, एंड सच फ्रूट्स आर कॉल्ड द फॉल्स फ्रूट. ऐसे फ्रूट्स को क्या कहा जाता है? फॉल्स फ्रूट कहा जाता है. एंड मोस्ट फ्रूट्स हाउएवर डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी आर कॉल्ड द ट्रू फ्रूट्स. और जो सिर्फ और सिर्फ ओवरी से बनते हैं फ्रूट्स, उनको कहा जाता है ट्रू फ्रूट्स. याद रहेगा, जिसमें थैलेमस भी इन्वॉल्व है वो गए फॉल्स. ठीक, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्योर ओवरी इन्वॉल्व है, दैट इज द ट्रू फ्रूट. जितनी कहानी मैंने आपको बताई ना, उसका सारा स्ट्रक्चर देख लो. ये देखो कॉटिलिडन्स दिए हुए हैं, ये माइक्रोपाइल रीजन दिया हुआ है आपका. यहाँ पे आपका सीड कोट है, ये हो गया आपका. उसके बाद लेयर जो है दैट इज द एंडोस्पर्म, एंड अंदर क्या है आपके कॉटिलिडन्स है. शूट एपिकल मेरिस्टेम यहाँ से निकल रहा है, ये रूट टिप के लिए है. हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस है ये पॉइंट. ठीक है, रेड डॉट जहाँ पे मैंने लगाया है. एंड यहाँ पे जो आपको दे रखा है, स्ट्रक्चर ऑफ सम सीड्स एंड फॉल्स फ्रूट्स ऑफ एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी. ये देखिए एप्पल का भी दे रखा है. ये पोर्शन क्या है आपका? थैलेमस. ठीक, ये पोर्शन क्या है आपका? सीड है. ठीक, यहाँ पे आपका देखिए स्ट्रॉबेरी में ये पोर्शन जो है आपका, ये थैलेमस है. एंड दिस इज द अकीनी, in which fruit develops without fertilization. Such fruits are called parthenocarpic fruit. Banana is one such example. Parthenocarpy can be induced through the application of growth hormones and such fruits are seedless. बनाना जो होता है उसमें आपका बेस्ट एग्जांपल है पार्थेनोकार्पी का, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, पार्थेनोकार्पी प्रोसेस में बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं और इसमें सीड्स ही नहीं होते. आपने बनाना में कभी सीड्स देखे? नहीं देखे ना. तो यहाँ पे आपका ये पार्थेनोकार्पी के थ्रू डेवलप किया जाता है एंड इसमें कोई भी सीड्स नहीं होते हैं. और ऐसा कैसे किया जाता है? बाय सप्लाइंग देम सम ग्रोथ हार्मोन्स. ठीक है, उनमें ग्रोथ हार्मोन्स प्रोवाइड करते हैं और सीडलेस फ्रूट हम बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ पार्थेनोकार्पी. तो फॉल्स फ्रूट और पार्थेनोकार्पी में कंफ्यूज नहीं होना.
कोई भी इसका एक्सप्लेनेशन खत्म होने के बाद में बेटा इसके क्वेश्चन जरूर देखना, जो मैंने इसके बीच से आप लोगों के आए हुए हैं उसके सैंपल्स दिए हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 क्वेश्चन ही दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये लाइन्स ऐसे ऐसे उठ करके इस तरह से पूछी जाती हैं। द ओल्डेस्ट इज दैट ऑफ ल्यूपाइन एंड ल्यूपिनस एरेक्टिकस excavated from the Arctic tundra. The seed germinated and flowered after an estimated record of 10,000 year of dormancy. कितना पीरियड था इसका? 10,000 ईयर ऑफ डॉर्मेंसी थी, उसके बाद में जर्मिनेट हुआ। इसका नाम याद रखना भाई, ल्यूपिनस। A recent record of 2000 years old viable seed of the date palm, अभी एक रिसेंट में मिला है डेट पाम जिसका 2000 साल पुराने सीड को वाइबल था वो। And Phoenix dactylifera discovered during the archaeological excavation at King Herod's palace near the Dead Sea, एक ये भी मिले थे फिनिक्स डैक्टिलीफेरा। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना इनके। फिर उसके बाद आता है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस आपका बचा है एंड पॉली एम्ब्रियोनी बचा है। बाकी यहाँ पे कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना मैंने इंपॉर्टेंट था ना मैंने आपको उतना ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया ताकि आप लोग आराम से उतने पोर्शन को हाईलाइट कर दो। रीड सारा करना होता है, रीड आप करेंगे एनसीईआरटी को एक बार अगर पूरा चैप्टर रीड कर रहे हैं ना तो 3 बार ये हाईलाइटेड पोर्शन आपको रीड करना है। तो आप जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको रियलाइज हो जाएगा भाई क्वेश्चन तो ये हाईलाइटेड वाले से ही आ रहे हैं आपके। यहाँ पे देखिए, although seeds in general are the products of fertilization, a few flowering plants such as some species of Asteraceae and grasses have evolved special mechanism to produce seeds without fertilization called apomixis। दो है हमारे पास में, एक है हमारी Asteraceae, और दूसरी है हमारी grasses जो कि सीड्स बना रही हैं और वो भी विदाउट फर्टिलाइजेशन बना रही है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा गया है? एपोमिक्सिस कहा गया है, राइट। द एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये है तो प्रोसेस किसकी है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ ना, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। एसेक्सुअल में ही तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। एंड बना कैसे रही है? सीड बना रही है, तो यानी कि ये मिमिक कर रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। है एसेक्सुअल बट इट इज मिमिकिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे ये आपकी लाइन बना के वो पूछ भी सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस नेम इज एपोमिक्सिस। एग्जाम्पल एस्ट्रेसी एंड ग्रासेस। There are several ways toward the development of apomictic seeds. In some species, the diploid egg cell is formed without reduction division and develops into the embryo without fertilization. More often as in many citrus and mango. आपने देखा होगा ना इनमें कई सारे seeds रहते हैं। आगे दिखा दूँ आपको, ये रहा। Variety some of the nuclear cell surrounding the embryo sac starts, ठीक है, and dividing protruding into the embryo sac and develop into the embryos. In such species each ovule contains many embryo. तो जहां पर आपको क्या मिल रहा है? ज्यादा एम्ब्रियोज मिल रहे हैं, वहां पे ये कंडीशन क्या हो गई आपकी? पॉली एम्ब्रियोनी की केसेस हो गए। जहां पे आपको ज्यादा एम्ब्रियोज दिखाई दे रहे हैं दैट इज द कंडीशन ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी, करेक्ट। ये देखिए सेम लाइन लिखी हुई है जो मैं आपको बता रही हूँ। Occurrence of more than one embryo in a seed is referred to as a polyembryony. And take out some seeds of orange and squeeze them. तो ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। आपको लेमन दिख सकता है, ऑरेंजेस दिख सकते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे आपका कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ हाइब्रिड वैरायटी का बताया गया है जो कलेक्ट करके अलग अलग वैरायटीज को मिक्स करके बनाई जाती हैं। तो इसके साथ में आपका ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन यानी कि आपकी एनसीईआरटी हाईलाइट इस चैप्टर की तो कंप्लीट हो गई। वीडियो लंबा है लेकिन इसको अगर आपने एक बार पूरा देखा तो डेफिनेटली आपके कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अब फटाफट से 5 मिनट के अंदर जल्दी से 10 क्वेश्चन कर लेते हैं। आगे बढ़ जाओ भाई, कहाँ हैं क्वेश्चंस? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस इन। ये क्वेश्चन आपका नीट 2020 में आया हुआ है। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स का डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस किसमें नहीं होता है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। अभी आप एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं तो हो सकता है इसलिए आपको ये इजी लग रहा हो, लेकिन जब ये क्वेश्चन आपको पेपर में दिखेगा ना तो इस टाइम पे आपको इसको रिकॉग्नाइज करना मुश्किल होगा। तब आपको सारे ऑप्शन सही लगने लगते हैं। जिसको पूरा पता होगा सिर्फ वही इसको करेक्ट बता पाएगा कि इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका एंजियोस्पर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑटोगैमी एंड गिटनोगैमी आर प्रिवेंटेड। ऑप्शन क्या है हमारा? नीट 2019 में आया हुआ है ये क्वेश्चन आपका। वीट, पपाया, कैस्टर एंड मेज।
वीट, कैस्टर, मेज, पपाया। तो भाई आपको याद है ना, पपाया में मैंने आपको बताया था कि मेल फ्लावर जो होता है वो अलग प्लांट में होता है, फीमेल जो होता है वो अलग में होता है। तो यहाँ पे आपको इन तीनों में से ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है आपका पपाया। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद इन द फ्यूनिकल। बताया था ना कि जो ये जैसे फ्यूनिकल है आपका, राइट, एंड यहाँ से आपका ओव्यूल से जब ये अटैच हो रहा है, तो जो अटैच वाला पॉइंट है आपका ये तो हो गया क्या, फ्यूनिकल हो गया। एंड ये जो पॉइंट जहां से अटैच होती है ओव्यूल से, दैट इज द हाइलम। देखो लाइंस याद होती हैं। बेसिकली क्या होता है, कभी भी क्वेश्चन में ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप के नहीं होते, वो सीधी सीधी लाइंस होती हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं जो आपको एज अ क्वेश्चन वहां पर दिए जाते हैं। जिसने पढ़ रखा होता है ना उनको वो तो इजीली फाइंड आउट कर लेता है। अगर आप सोचो कि ऑप्शन देख के आ जाएगा तो ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। इस धोखे में रहना भी मत। यहाँ पे हमने पढ़ रखा था तो हमें पता था कि यहाँ पे ये हाइलम होता है जो इनको जंक्शन पॉइंट होता है, इनको ज्वाइन करता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर है आपका पोलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग अ टेम्परेचर ऑफ, ऑप्शन यहाँ पे आई थिंक सबको याद आ गया होगा। मैंने आप लोगों को एक टर्म बताया था, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन यानी कि ठंडे में उसको बहुत ज्यादा स्टोर करते हैं, दैट इज एट -190 डिग्री सेल्सियस। ये आपका लिक्विड नाइट्रोजन, ये टेम्परेचर तो आपको सिर्फ ना सीधे लिक्विड नाइट्रोजन देख करके ही याद आ जाना चाहिए। क्रायो प्रिजर्वेशन तो टेक्निक मैंने आपको बताई थी कि क्यों करते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द टर्म यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर्स ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। मतलब पोलन ग्रेन्स को फ्रॉम वन एंथर ऑफ वन प्लांट से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे डाला जा रहा है। ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा। ठीक, यानी कि यहाँ पे क्या बढ़ावा मिल रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन को मिल रहा है। करेक्ट। तो यहाँ पे ये कौन सा टर्म होगा आपका करेक्ट आंसर, जीनोगैमी, गिटनोगैमी, चेस्मोगैमी और क्लिस्टोगैमी। तो ये दोनों तो आपके होते हैं किसके अंडर में आते हैं, ऑटोगैमी के, यानी कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन में आते हैं। इसमें भी क्या होता है, एक ही प्लांट होता है लेकिन फ्लावर जो होते हैं उसके वो अलग अलग होते हैं। सिर्फ ये एक होता है जिसमें सेम स्पीशीज का दूसरा प्लांट होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए होगा। ये आपका 21 में क्वेश्चन आया हुआ है। Which of the following is incorrect for wind pollinated plants? क्या इनकरेक्ट है यहाँ पे आपका ऑप्शन है, नीट 2020 का क्वेश्चन है, पहले तो ये जान लो। वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स एंड स्टिग्मा, जो आपका विंड पॉलिनेशन के लिए स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ध्यान रखना इनकरेक्ट पूछ रहा है। मैनी ओव्यूल्स इन ईच ओवरी, फ्लावर्स आर स्मॉल एंड डू नॉट ब्राइटली कलर्ड, पोलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी। तो देखो बेटा यहाँ पे जो आपका ए ऑप्शन है ना, वेल एक्सपोज्ड स्टेमन एंड स्टिग्मा होते हैं, आपको याद है ना कॉर्न कॉब का मैंने बताया था। दूसरा कह रहा है मेनी ओव्यूल्स इन ईच ओवरी, इसको देखेंगे, फ्लावर्स आर स्मॉल एंड नॉट ब्राइटली कलर्ड। भाई इसमें चाहिए नहीं, विंड पॉलिनेशन में, वाटर पॉलिनेशन में आपके ब्राइटली कलर्ड के लिए कुछ चाहिए नहीं, उनको कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए। एंड पोलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी, और अगर पोलन ग्रेन्स लाइट होंगे, नॉन स्टिकी होंगे, तो वो इजिली विंड के साथ में, विंड करंट के साथ में उड़ सकते हैं। तो बी ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे मैनी ओव्यूल्स इन ईच ओवरी, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, द रेजिडुअल परसिस्टेंट part which forms the perisperm in the seeds of beet is, नीट 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। कैलिक्स नहीं भाई, एंडोस्पर्म भी नहीं, न्यूसिलस इंटेग्यूमेंट, न्यूसिलस होगा। कैलिक्स तो आपको पता है ना, कैलिक्स कोरोला। एंडोस्पर्म भी आपको पता है ट्रिपल फ्यूजन के बाद बनता है, न्यूसिलस होगा करेक्ट ऑप्शन। इंटेग्यूमेंट तो आपको पता है ना, ये इस तरह से दो लेयर होती हैं, आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट। ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन इज, नीट 2018 में आया हुआ है क्वेश्चन ये आपका। Fusion of two male gametes of a pollen tube with two different eggs. Fusion of one male gamete with two polar nuclei. Fusion of two male gametes with one egg. भाई ये तीनों ही गलत है, तो ऑब्वियसली चौथा सही है। सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी होती है ना, पता है सिनगैमी बताया था आपको कि पहले फर्स्ट मेल गैमीट एक्स सेल से फ्यूज करता है और उन दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज करके एक डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं, तो दैट इज द सिनगैमी। ट्रिपल फ्यूजन होता है जब सेंट्रल सेल में मौजूद दोनों पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं थर्ड मेल गैमीट से, तो वहां पे वो क्या होती है, हमारा ट्रिपल फ्यूजन होता है और वहां पे बनता है हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN बनता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है आपका सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन वाटर हाइकेंथिया, नाम मिला था ना इन वाटर लिली, मैंने आपको इंपॉर्टेंट भी कराया था उस जगह। Pollination takes place by insects and water, insects are winds, water currents only, wind and water only। यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा insects and wind, जो आपका करेक्ट ऑप्शन है। फिर है which is the most common type of embryo sac in angiosperm, नी 2019 में आया है क्वेश्चन।
विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म। किस टाइप का होता है भाई? टेट्रास्पोरिक होता है। मोनोस्पोरिक याद है ना, मैंने बताया था सिंगल 3 डिजेनरेट हो जाती है सेल, एक जो होती है वो उसकी वजह से उसको मोनोस्पोरिक कहा जाता है। तो भाई ये दोनों ऑप्शन तो गलत ही हो गए, टेट्रा और बाई वाले। फिर ये क्या कह रहा है? मोनोस्पोरिक विथ 3 सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन, मोनोस्पोरिक विथ 2 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन। तो भाई ये लाइन तो एनसीईआरटी में ही दी हुई है, मोनोस्पोरिक विथ 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन, उसके बाद में 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन होते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आपने देख लिए यहाँ पर क्वेश्चंस भी 10 क्वेश्चंस करके देख लिए। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कुछ सैम्पल्स दिए कि जो लाइन मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट बताई थी ना, तो देखो क्वेश्चंस भी वैसे ही आते हैं और मैंने PYQs इसीलिए दिए हैं। बाकी इसके और सारे क्वेश्चंस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड करूँगी, तो आप लोग वहाँ पर लिंक ज्वाइन करके उनको डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पर यूजुअली आप लोगों के साथ में क्वेश्चन शेयर करती रहती हूँ। एंड आई होप कि आप इसे अपने दोस्तों के साथ में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि अभी कहीं पे भी न्यू एनसीईआरटी की आपके ये हाईलाइट सीरीज नहीं स्टार्ट हुई है, ताकि आप लोगों को जितना ज़्यादा आप लोग इसे शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा एंड उतनी जल्दी मैं आप लोगों के लिए इस एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज को विद द क्वेश्चंस मैं कंप्लीट करा दूंगी। और अगर कुछ इंप्रूवमेंट है या कुछ चीज़ें और चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ऐड करने की कोशिश करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जस्ट स्टे ट्यून्ड विद मी एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।